भारत का अनकहा इतिहास की श्रृंखला में जो हमारी गांधी जी के जीवन से शुरू हुई वह अध्याय है। हमने गांधी, सुभाष, पटेल, अंबेडकर, सावरकर जैसे लोगों के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे खालिस्तान के बारे में। आखिर ये खालिस्तान मूवमेंट और देश की उस समय की सरकारों की इसमें क्या भूमिका थी, क्या योगदान था, और भी बहुत सारी अनकही सच्चाइयां। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा भारत का अनकहा इतिहास श्रृंखला के मुख्य विचारक श्री रघुहरी डालमिया जी से हमारे इस 9वें सोपान को आगे बढ़ाएं। श्री रघुहरी डालमिया जी। जय हिंद दोस्तों। मैंने जब पिछली कड़ी पे बात करी थी इंदिरा गांधी जी के ऊपर, तो मैंने आखिर में खालिस्तान के बारे में बात करी थी और मैंने कहा था अगली कड़ी में खालिस्तान के बारे में बात करेंगे। और श्री GBS सिद्धू जो रॉ के बड़े एमिनेंट ऑफिसर रहे हैं और जिन्होंने खालिस्तान का इतिहास अपनी आंखों के सामने देखा है, वो खालिस्तान के बारे में आपसे बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज खालिस्तान एक राक्षस बन के खड़ा हो गया है। उसके टेंटिकल्स अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान से और भारत में तो है ही हैं। वहां से ये सारे के सारे टेंटिकल्स भारत को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टेंटिकल्स केवल इसलिए भारत को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक समय में इतिहास में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस राक्षस को खड़ा किया गया। और अल्टीमेटली ये 30 साल 40 साल हो गए, ये राक्षस आज भी खड़ा है। जिन्होंने खड़ा किया वो तो चले गए, परंतु राक्षस आज भी खड़ा है और दिन पर दिन फन मारता रहा है भारत को तोड़ने के लिए। श्री GBS सिद्धू जो आज के मुख्य वक्ता हैं, इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई पंजाब से करी। शुरू में पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने इतिहास की पढ़ाई करी और इतिहास पे ये लेक्चरर बन गए। इन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में और आगे की लाइफ में हॉकी खेली और हॉकी में बहुत इन्होंने नाम कमाया। बाद में इन्होंने जब ये IPS ज्वाइन किया, पुलिस सर्विसेज, तो जब ये ट्रेनिंग में थे तो इनको माउंट आबू में बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब मिला और प्राइम मिनिस्टर ने बैटन दिया, बहुत बड़ी ख्याति है ये, और होम मिनिस्टर ने रिवॉल्वर दिया। ये भी उन्हीं को मिलता है जो बैच में टॉप करते हैं। उसके बाद इन्होंने यूपी में सर्व किया। वहां पे आगरा, आसनसोल, कानपुर और बाराबंकी, आसनसोल नहीं था सॉरी, बाराबंकी, इन सब जगहों में इन्होंने अपना योगदान दिया और बाद में इनको मौका मिला रॉ में ज्वाइन करने का। रॉ में शामिल होने के बाद इन्होंने सिक्किम में भी अपना किरदार निभाया। सिक्किम, जिस समय सिक्किम का भारत में मर्जर हुआ था, उस समय इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सिक्किम में जो इन्होंने निभाया। उसके बाद ये वापस दिल्ली में आ गए, कैबिनेट ये सेक्रेटेरिएट में आ गए और बीच बीच में इनको मौका मिला तो ये ओटावा के हाई कमीशन में फर्स्ट सेक्रेटरी रहे और टोक्यो की एम्बेसी में मिनिस्टर रहे। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, खालिस्तान के इतिहास के समय ये सारी की सारी इनकी आंखों देखी बातें हुई। तो उसके बाद ये रॉ से स्पेशल सेक्रेटरी, फाइनल स्पेशल सेक्रेटरी की पोजीशन अचीव करके वहां से ये रिटायर हुए। इन्होंने ये बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और आज तो वो डिटेल में बताएंगे ही। और इसके बाद जब अगर आप लोगों का मन हो इस किताब को, पुस्तक पढ़ने का और डिटेल में जानने का इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो मैं सच में एडवाइस करूंगा। ये बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत डिटेल में पुस्तक है, बहुत इंफॉर्मेटिव पुस्तक है। आप लोग इसको जरूर खरीदें और जरूर पढ़ें। धन्यवाद। मैं अब सिद्धू जी से प्रार्थना करूंगा
कि वो खालिस्तान के बारे में हम सबको अच्छी जानकारी दें। डालमिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय कराया श्रोताओं से और बच्चों से। इससे पहले मैं आपकी जो दिखाई हुई किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करूं, मैं एक झलक मेरी पुरानी सिक्किम के बारे की जो किताब थी, सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी, जो RNAW का 2 बहुत बड़े ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन था। पहला तो बांग्लादेश का और दूसरा सिक्किम की मर्जर का। तो वो मेरी किताब बाद में आएगी, बात कभी टाइम मिलेगा मौका। मैं वहाँ पर इंचार्ज था इस ऑपरेशन का, हमें दिया गया। बड़ी थोड़ी सर्विस थी, 8-9 साल की। तो हमारे ऊपर यकीन किया कौसा हमने। तो ये भगवान की कृपा से हमने 2.5 साल में ऑपरेशन जो है कंप्लीट किया और सिक्किम जो है 22nd स्टेट बन गई इंडिया की 36th अमेंडमेंट की। और सिक्किम की मर्जर का बहुत इंपॉर्टेंस आजकल के हालात में देखें, चाइना का जैसे रुख है वो बहुत बड़ा है। तो अब मैं चलता हूँ अपनी जो किताब लेटेस्ट है, सेकंड बुक है जो मेरी, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। जैसा कि मैंने इस टाइटल से पता लगेगा आपको, टाइटल का एक तो कॉन्स्पिरेसी और उसके ऊपर, टाइटल के ऊपर भिंडरांवाले और मिसेस गांधी की फोटो। तो जो भी इस किताब को देखेगा, पढ़े बगैर उसको समझ आ जाएगा कि ये कोई साजिश थी और उस साजिश में मिसेस गांधी और भिंडरांवाले का रोल था जरूर। तो इतना जानने के बाद फिर आदमी की उत्सुकता बढ़ जाती है आगे जानने के लिए। तो मैं सिर्फ यही बतलाऊंगा कि पार्टीशन से पहले, जब इंडिया को, भारत को आज़ादी मिली अगस्त 1947 में, इससे पहले अंग्रेजों ने कोशिश करी सिखों को कहने की आप खालिस्तान ले लीजिए। जिन्ना ने भी सिखों को कुछ कहा कि आप खालिस्तान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट ही है कि एक बफर स्टेट बने पाकिस्तान और इंडिया के बीच। और उस वक्त का जो पंजाब है 1947 जो बाद में बना, वो अगर आप सोचें तो हिमाचल प्रदेश, ये अपना पंजाब और प्रेजेंट हरियाणा इतना बड़ा था। ये छोटा पंजाब नहीं था उस वक्त। तभी सभी लोगों को अपनी अपनी जो है आगे बढ़ानी थी। तो उसमें मैंने ये जो किताब है, इस किताब के जरिए में मैंने ये लिखा है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद, पहले जो मर्जी हुआ हो, उसके बाद ये कोई खालिस्तान की मूवमेंट वैसे पहले भी कभी नहीं थी। एज ए पॉपुलर मूवमेंट लोगों में जिसमें बस जाए वो चीज़ नहीं थी, कभी भी नहीं हुई। मगर पार्टीशन के वक्त जब हुआ, उस वक्त पहले अकाली दल भी और बाकी लोग भी भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान देते थे। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी थी। तो उस वक्त जो अकाली दल के कुछ सीनियर बड़े लीडर थे, जो पॉलिटिकली एक्टिव लीडर थे, 3 का तो नाम मैं बता देता हूँ। सरदार सोरेन सिंह, जो लेटर ऑन बहुत बड़े आपके फॉरेन मिनिस्टर बने और डिफेंस मिनिस्टर बने 2-2 दफा, नेहरू के कैबिनेट में, फिर इंदिरा शास्त्री जी के कैबिनेट में, और फिर इंदिरा की कैबिनेट में 23 साल लगातार मिनिस्टर रहने का उनका रिकॉर्ड है। और दूसरे बड़े वेल नोन चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरों, और तीसरे एक बहुत ही त्यागी टाइप के ज्ञानी करतार सिंह लीडर, जिन्होंने कभी, उनका सिर्फ एक बक्से में सामान होता था, गाड़ी में रखा, जहां मर्जी चले जाओ, और कभी कभी अपना राशन भी ले जाते थे। तो पार्टी उस आज़ादी की जंग में बहुत बड़े ऑनेस्ट आदमी बड़े बड़े पैदा किए, बहुत देर तक चलते रहे। मगर एमरजेंसी एक डिफाइनिंग मोमेंट था, वो मैंने अब इस किताब में लिखा है कि उसने देश का, पॉलिटिशियंस का रवैया ही बदल दिया। जो सेक्रीफाइस वाला था, अब जो है यस मैन होने लग गए। वो तो इसके बाद ज्यादा नहीं बात करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 1979 के बाद अप टू द एंड ऑफ 1979 कोई खालिस्तान मूवमेंट नहीं थी। मेरा अपना एक्सपीरियंस कनाडा में, और एक बीजी देशमुख साहब थे, ICS ऑफिसर, वो एडिशनल सेक्रेटरी होम थे 1979 में। उन्होंने अपनी किताब एक लिखी, फ्रॉम पुणे टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो दोनों में बात करूंगा। बट इस पीरियड में 79 तक, 1947 से, एक सबसे बड़े जो बात करते थे, आइडियोलॉग मैंने वर्ड यूज किया है, जो पॉपुलर मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे, अपना अपना विचार रखते थे। एक कपूर सिंह थे ICS ऑफिसर, वो डिसमिस हो गए थे 53-52 में और कई चार्जेस के मुताबिक। वो बड़े आइडियोलॉग थे और उन्हीं को माना जाता है कि 1973 का जो था अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, उन्हीं का ड्राफ्ट किया हुआ था।
और उसके बाद 1906 पहले भी 1966 में जब MP बन के अकाली दल की लोकसभा के मेंबर, उन्होंने 1966 में एक स्पीच दी कि सिखों के साथ ये वायदे हुए थे पार्टीशन से पहले, ये वायदे हुए वो हुए, तो वो पूरे करो। तो वो कहने की बात है, जब ये सिखों ने डिसाइड ही कर लिया कि एक डिसीजन ले लिया कि हम तो हिंदुस्तान में बन गए और कांग्रेस पार्टी के मेंबर है और देश को मिल के आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे मूवमेंट नहीं रही। तो ये बोलते रहे दो चार आदमी, मैं जानता था उनको, आइडियोलॉग्स वर्ड किया मैंने यूज किया। तो अब मैं आता हूँ मेरे कहने के पीछे क्या चीज है। मैं कह रहा हूँ 79 दिसंबर तक कुछ नहीं था। मैं जब सिक्किम की मर्जर के बाद हमें पोस्ट कर दिया कनाडा में इंडियन हाई कमीशन, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहाँ हाई कमीशन कहते हैं, बाकी जगह एम्बेसीज कहते हैं। तो फर्स्ट सेक्रेटरी मैं 76 में लगा जाके वहाँ, 3 साल तक रहा, 79 के ऑलमोस्ट अंत तक। और बहुत बड़ा मुल्क है, 5000 किलोमीटर इधर से उधर, 4 5 6 टाइम जोन है। मैं बाई रोड गया, बाई एयर गया, सब जगह बड़ी बड़ी, कई दफा तो 2 2 3 3 टाइम गया। तो बहुत लोगों को जानने लग गया, पंजाबियों को और सिखों को, वही मेजोरिटी थी कनाडा में। तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे यही पता लगा कि कनाडा में सिर्फ 2 ही आदमी थे जो खालिस्तान की बात करते थे, और दोनों टोरंटो के नजदीक रहते थे। एक तो था कुलदीप सिंह सोडी, जो अपने आप को काउंसिल जनरल ऑफ खालिस्तान कहलाता था, और वो था जगजीत सिंह चौहान का आदमी, जो जगजीत सिंह चौहान तो सभी जानते हैं। और उसके बारे में ये सब लोग मानते थे कि ISI से पैसे मिलते हैं इनको, और जगजीत सिंह चौहान वगैरह। और ये लोग जो है कुछ US सेनेटर्स थे, खास करके रिपब्लिकन पार्टी के, उनसे भी मिले हुए थे। तो वो, और दूसरे थे एक बड़े नेक पाक सिख थे, जो है वो उदय सिंह, प्रोफेसर उदय सिंह सडबरी, छोटा सा जगह है टोरंटो के पास। तो वो प्रचार नहीं करते थे, वो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो जो उनको मिलता था वो कहते थे खालिस्तान बनना चाहिए, मगर जाके प्रचार नहीं किया उन्होंने। तो ये जो कुलदीप सिंह सोटी है, या खालिस्तान की कितनी की बुक्कत थी। तो एक मुझे मार्च 1979 में एक सिख कॉन्फ्रेंस हुई टोरंटो होटल में। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मुझे बुलाया बातचीत करने के लिए, बोलिए लेक्चर करिए। तो मैंने लेक्चर जब शुरू किया, मैं ज़्यादातर यही करता था कि जो फर्स्ट जनरेशन सिख हैं उनका इंटरेस्ट पंजाब में क्या हो रहा है वाजिब है, मगर इतना इंटरेस्ट मत लीजिए। अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कनाडा में जो मल्टी कल्चरल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसका फायदा उठाइए और इनको आगे बढ़ाइए। तो मैं इतना ही कहा था। कुलदीप सिंह सोटी बैठा था ऑडियंस में, होटल के बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल था। तो उसने वो खड़ा हो गया, कहने लगा कि GB सिंह, मैं पासपोर्ट में सिद्धू नहीं लिखता, डिप्लोमेट तो GB सिंह सिद्धू। तो GB सिंह जो है ये आपकी देसाई गवर्नमेंट की, हिंदू गवर्नमेंट के एजेंट हैं। ये अपनी बात बतलाएं कि सिखों के साथ क्या होता है पंजाब में। तो इतना ही वो बोल रहा था कि 4 सिखों ने यंग उसके नजदीक बैठे थे, उसको पकड़ के हाल के बाहर फेंक दिया। तो ये तो खालिस्तानियों की इस वक्त इज्जत थी। बाद में मुझे मुल्ला लॉबी में मुझे कहा बुरा न मानिए, मैं अपना काम कर रहा था, अब अपना काम कर रहे थे। तो ऐसे खालिस्तानी थे वो। तो दूसरा, मैं प्रोफेसर उदय सिंह सडबरी से कभी मिला नहीं, क्योंकि उनके पक्के यकीन थे कि हमारे साथ बात, ऐसे दाढ़ी में ट्रिम करता हूँ, लंबी नहीं रखता, ऐसे ऐसे बात नहीं करते। और एक उसके बाद विद इन ए मंथ, 2 3 4 महीने के बाद, मिडिल ऑफ 79 में हमें हेडक्वार्टर से हमारे सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर थे, उनकी चिट्ठी आई कि भाई देखो, हम गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें क्यों लिखे जा रहे हो। तो मैंने बंद कर दिया। तो उस वक्त अगर खालिस्तान की बात होती तो मुझे कहते ना, सब बतलाओ हमें। इनफैक्ट RNAW में कोई ब्रांच डिवीजन थी नहीं, वो बाद में बतलाऊंगा मैं। उस वक्त तक तो अगर होता तो RNAW भी देखता। तो ये तो हुआ। और इंडिया में जब उस वक्त मुझे कनाडा में 3 साल रहा, तो लोग बात करते थे, सिख हमारे दोस्त, कि ये भिंडरा वाले को कांग्रेस क्यों खड़ा कर रही है, ये क्या हो रहा है, ये तो हमें डिफरेंसेस लोग कर देंगे क्रिएट। तो ये सबको पता था, मगर मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभी अखबार आ जाते थे, इंडिया के पढ़ लेता था। तो मेरा काम तो दूसरा था, वो मैं करता रहा। तो इधर उस पीरियड में BG देशमुख साहब, जैसे मैंने पहले कहा, ICS ऑफिसर, जो बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने, सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं जो, उस वक्त वो 79 में एडिशनल सेक्रेटरी होम, और उनका चार्ज था देश भर की इंटरनल सिक्योरिटी का।
तो उन्होंने एक दफा डिसाइड कर लिया 1979 में कि मैं बाई रोड जाऊंगा पंजाब और गोल्डन टेम्पल में जाके बात करूंगा। तो रास्ते में लोग मिले उन्हें जो जमींदार थे, खेती बाड़ी में सिख, उन्होंने बड़ी आवभगत करी उसकी। और वो लुधियाना में मिले, हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और गोल्डन टेम्पल में भी गए। कुछ एसजीपीसी के लोगों से बात करी, कुछ यात्री थे, किसी ने कुछ खास बात नहीं करी। वो कह रहे थे भिंडरावाले से मिलना चाहते थे, मिले नहीं वो। तो लोगों के ऊपर कोई असर हो नहीं रहा था, भिंडरावाला अपना चला जा रहा था। तो भिंडरावाला क्यों कर रहा था वो मैं आगे बतलाऊंगा आपको। तो वापस आके उन्होंने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी को बतलाया, इंटरनल सिक्योरिटी को, कि भाई मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ, बड़ी मेरी आवभगत करी सिखों ने, सब हिंदुओं ने, सबने, और पंजाब इज ए हेवन ऑन अर्थ, जो है ट्रैंक्विलिटी, पीस, बहुत कुछ। उसने कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ, जो ये कांग्रेस भिंडरावाले को उठा रही है इसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है, और ये फ्रैंकनस्टाइन किसी वक्त कांग्रेस को खा खा के ब्रेक डूबेगा। तो ये तो सिचुएशन हुई 79 तक। अब जो है मैं ये कह रहा हूँ कि 80 जनवरी के बाद खालिस्तान की बात क्यों बढ़ने लगी, तो उसको मैंने रीडर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस में बहुत देर रहा, 26 साल रहा, मैंने अपनी जो किताब है एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तौर से लिखी है। और इस इंटेलिजेंस ऑपरेशन के मैंने दो फेज, फेज 1 और फेज 2। और फेज 1 जो था वो पंजाब सेंट्रिक था, जो पंजाब से ही ताल्लुक रखता था, जो 78-79 तक था। और दूसरा फेज 2 जो था वो नेशनल लेवल, नेशनल रेमिफिकेशन थी उसकी, देश भर को काफी उसके ऊपर असर होगा उस चीज का। तो वो जनवरी 1980 में जब कांग्रेस इलेक्शन जीती तो उसके बाद शुरू किया गया। अब ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि जब भी कोई काम करो, या ऑपरेशन तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं ऑपरेशन के तौर से लिखना चाहता था, उसमें बताना चाहिए कि कौन आदमी थे ये जो ऑपरेशन करने वाले थे, और इसका मकसद, पर्पस क्या था, क्या करेंगे, और पर्पस के साथ वो कैसा काम करें, क्यों कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो लोग कौन है, पीपल, देन पर्पस एंड मेथड, इस तीनों को मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश करी। और हम अब पहले फेज की बात करते हैं, ऑपरेशन 1 में। तो 1977 में जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुई, स्टेट्स में भी हुई और इधर अपने सेंटर में भी हुई, तो कांग्रेस पार्टी पंजाब में बुरी तरह हार गई। और ज्ञानी जैल सिंह चीफ मिनिस्टर थे, अब वो नहीं रहे। तो उन्होंने, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं आजकल के, वो तो जैसे पानी के बाहर मछली तड़पने लगी, तो जैल सिंह टाइप लगे कि हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारे पास तो पावर नहीं है। तो अपने पास पावर नहीं तो दूसरी गवर्नमेंट तोड़ो, इसके पीछे लग जाओ। तो 1978 में उन्होंने, जैल सिंह ने संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के छोटे लड़के थे, उनको समझाया कि देखो, हम ये अकाली गवर्नमेंट, जो प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे, और जनता पार्टी जो थी, बीजेपी के पहला नाम जनता पार्टी, इनकी जो अलायंस गवर्नमेंट है, यहाँ तक ये भी मैं बतलाता हूँ कि पंजाब में खालिस्तान की या सिखों हिंदुओं की झगड़ा जितनी मर्जी बातें करे, ज्यादातर गवर्नमेंट हिंदू, बीजेपी और अकाली दल कोalition ही होता रहा है। तो ये तो बहकाने की बातें हैं, बाहर हिंदू ये सिख वो। तो इनको कहा कि इसको कैसे करेंगे, तोड़ना तो है। तो कहते हैं, जैल सिंह ने समझाया कि ऐसा एक संत ढूंढते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, खाड़कू करे, है ना, एक्सट्रीमिस्ट की टाइप की बातें करें, उसको हम खड़ा कर देते हैं। तो वो जो है सिखों की डिमांड्स को बहुत ऊंचा बढ़ाए, ऐसा बढ़ाए कि मॉडरेट अकाली दल, जो लोंगोवाल का ग्रुप था बादल, उनको मुश्किल हो जाए, या तो अपनी पॉपुलैरिटी बेस खोएं, या उनका जनता पार्टी से झगड़ा। क्योंकि जनता पार्टी जो थी वो शहरी वोटर्स के, बिजनेसमैन वगैरह, इनके इंटरेस्ट देखती थी। अगर आप इनको अटैक करेंगे, सिखों के इंटरेस्ट को बढ़ाएं, हिंदुओं के इंटरेस्ट को खराब करें, तो टूटेगा, नॉर्मली वो डिफरेंसेस होंगे। तो ये उन्होंने कहा अच्छा। तो इसके बाद ये जो खाड़कू संत जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, उसके बारे में मुझे तो, मैं तो कनाडा में था, तो मुझे इतना ही पड़ा था कि कांग्रेस खड़ा कर रही है। तो कैसे खड़ा किया, एक जो आपके हैं कुलदीप नायर, बड़े वेल नोन
रिपोर्टर रहे हैं, बाद में अपने इंग्लैंड में दूत भी रहे अपने 2 साल के लिए। तो उन्होंने कई किताबें लिखी, एक किताब अपनी लिखी बियॉन्ड द लाइंस, अपनी ऑटोबायोग्राफी। उसमें लिखा है उन्होंने कि उन्होंने कमलनाथ से बात करी। कमलनाथ तो बड़े लीडर हो गए उस वक्त, तो यंग यूथ कांग्रेस के लीडर थे, संजय के पीछे पीछे रहते थे ज्यादातर। तो कमला से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो हमने इस चीज को अंजाम देने के लिए ये सोचा, 2 संतों की इंटरव्यू करवाई। चल सिंह ने और लोगों ने समझाया कि ये 2 संत आप देखिए, इन दोनों संतों में जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए, आप काम करवाइए अपना आगे। तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा, ना ही जरूरत समझी कि दूसरा संत कौन था। तो कमलनाथ ने कहा नयर से कि हमें भिंडरा वाले बहुत सूट किए, बहुत ऊंची आवाज थी, सख्त तौर से बोलते थे और बहुत असर होता था उनकी बात। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम भिंडरा वाले को कभी कभी पैसा भी भेजते थे काम के लिए, हमारे काम, ताकि फाइनेंस करते रहे, उनकी एक्टिविटी बढ़ती रहे। मगर कमलनाथ ने ये कहा कि हमें ये नहीं पता था कि भिंडरा वाले एक टेररिस्ट बन जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे। तो मैंने अपनी किताब में लिखा कि ये तो अंदर से खुश होते होंगे, असली उसको कोई धर्म प्रचार के लिए थोड़ा उन्होंने किया था कल्टीवेट, कि तुम मरा जाके प्रचार करो, धर्म सिक्खी बढ़ानी है। उन्होंने तो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना था। तो उसके लिए जितना वो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी करते रहेंगे उतना अच्छा होगा, ये आपको बाद में समझ आएगी। तो ये अब लोग कौन थे और किस तरह से उन्होंने करना था, मेथड क्या था, पर्पस क्या था, लोग वाले मैं बतला देता हूँ। लोगों को, उस ग्रुप ऑफ पीपल जो थे, उसका मैंने एक कंबाइंड नाम रखा है, 1 अकबर रोड। तो 1 अकबर रोड में, तो 1 अकबर रोड मैं बताना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब नेहरू मर गए तो आपकी जो 3 मूर्ति तो छोड़ दिया, उनका मेमोरियल बन गया। मिसेस गांधी ये 1 अकबर रोड और 1 सफदरजंग रोड में आके एज ए प्राइम मिनिस्टर रहने लगी। तो ये अकबर रोड और सफदरजंग रोड का कॉर्नर है। तो 1 अकबर सफदरजंग में रहती थी, 1 सफदरजंग में, उसके बीच में दूसरी तरफ 1 अकबर रोड था, उसके कनेक्टिंग आम थोड़ा सा रास्ता था, उसी से जाती थी दफ्तर, उनका पर्सनल ऑफिस 1 अकबर रोड। तो 1 अकबर रोड एज ए ग्रुप के मेंबर थे मिसेस गांधी फेज 1 में, पंजाब वाले में संजय गांधी, ज्ञानी जैल सिंह और कमलनाथ। तो अगर इसमें किसी मिसेस गांधी या संजय ने अकेले काम किया तो उनका नाम लिया, नहीं, मैंने 1 अकबर रोड ग्रुप का नाम लिया। आजकल वो 1 अकबर रोड मिसेस गांधी की जो स्थल है बनाया है याददाश्त में, जहाँ मारी गई थी बाद में, तो 1 अकबर रोड में, इसलिए अब काफी यात्री आते रहते हैं साउथ से, बाकी जगहों से। अब ये तो जब भिंडरा वाले को उन्होंने कल्टीवेट तो कर लिया, पंजाब में बड़े लेक्चर करने लगा, और उसके बाद मगर भिंडरा वाले ने कभी खालिस्तान नहीं मांगा। आखिर तक कहता रहा कि मैं खालिस्तान नहीं चाहता, अगर मिसेस गांधी मेरी झोली में डाल देगी तो ना भी नहीं करूंगा। कई रिपोर्टरों को कहा है, मैंने कोट किया। अब धर्म प्रचार वाला तो भिंडरा वाला नहीं चाहिए। तो जैल सिंह ने एक और सजेशन दी कि एक ऐसा ग्रुप खड़ा करते हैं हम पंजाब में, तो जो खालिस्तान की बात करे मगर भिंडरा वालों को सपोर्ट करे, तो लोगों के मन में ये हो जाए कि भिंडरा वाली की पार्टी है। वो दल खालसा खड़ा किया उन्होंने, और दल खालसा की मीटिंग जो अगस्त 1978 में हुई, पहली मीटिंग, वो अरोमा होटल में हुई। और उसमें जो 600 रुपया लगा, अखबारों में लिखा सारा, वो ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया मीटिंग के लिए। और बाद में गुरुद्वारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ दिनों के बाद, वो भी कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने दिया। और काफी देर तक जब होम मिनिस्टर भी बन गए, दिल्ली में भी आ गए, जैल सिंह टेलीफोन करते थे अखबारों को कि दल खालसा के जो भी खबर हो फ्रंट पेज पे दो, प्रोमिनेंस दो उसमें, तो देते रहे। तो आगे यही दल खालसा है जिन्होंने इंडियन एयरलाइन को उन्होंने हाईजैक कर लिया था। वो बात की बात है, उसमें कोई खास बड़ा रोल नहीं। मगर इतना बावजूद चलते फिरते वो जो कोई खास उसका असर हुआ नहीं भिंडरा वाले का नेक्स्ट। मगर उन्होंने इलेक्शन लड़ी एसजीपीसी की, उसमें से 4 आदमी आए 104 में से, उसमें से दल खालसा की एक भी नहीं आई। मगर 3 एमपी की इलेक्शन में भिंडरा वाले ने 1900 जनवरी की 80 में 3 एमपी की ओपनली सपोर्ट करी। एक तो मेहता थे RL में जो वहाँ पर अमृतसर से, एक थे बाकी गुरजाल सिंह ढिल्लों तरन तारण से, और ये मिसेस भिंडर थी। तो उसमें से 2 जीत गए थे। तो इतना ही कर पाए, मगर ऐसा लगा
कि अब भिंडरां वाले जो रोल उनको दिया था एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको। तो इस वाले की जो जो उनकी फितरत अब आई, वो आगे यूज कैसे होती है वो ऑपरेशन पार्ट 2 में बतलाऊंगा मैं। और अब जो है नॉर्मली जो 77 की इलेक्शन हुई थी उसके बाद 82 में होनी चाहिए थी नेशनल इलेक्शन, पर ये लोग संजय गांधी वगैरह ने पहले तो जो है मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट तोड़ ली और बाद में चरण सिंह को खड़ा किया, तो 10-15-20 दिन में उनके सपोर्ट विड्रॉ कर ली, तो लेम डक प्राइम मिनिस्टर। तो अब मिड टर्म इलेक्शन हो गई 80 में। अब जब इलेक्शन इस पीरियड में काफी बहुमत से जीत के आई मिसेस गांधी द्वारा, तो अब जो है संजय गांधी ने मिसेस गांधी को कहा, या दोनों ने सोचा ये कि हम 1971 की जो इलेक्शन जीती थी गरीबी हटाओ स्लोगन पे 2/3 मेजोरिटी पे, बावजूद हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, सिक्किम को मर्ज किया, मगर वो पॉपुलैरिटी रही नहीं जेपी मूवमेंट के सामने, इमरजेंसी लगानी पड़ी उनको और बाद में बहुत बुरी थे 77 हारे। तो संजय ने कहा कि भाई अब दोबारा हम 77 में बहुत दुर्दशा हुई मिसेस गांधी और संजय की, काफी हालत और सभी जानते होंगे जो पढ़े होंगे, तो वो चाहते थे ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए हमारे पास ऐसी हालत। अब ये डिसाइड करते हैं अभी कि अगली इलेक्शन 1985 जनवरी से जो पहले होगी वो इलेक्शन को जीतने की तैयारी अभी करो हम। तो अभी करो कि इसमें फिर शुरुआत हुई अभी, मगर जून 1980 में संजय गांधी मर गए एयर क्रैश में। तो उसके बाद जो लोगों को जो वन अकबर रोड ग्रुप है वो पर्पस तो बतला दिया हमने कि पर्पस ये था। अब रह गया लोग कौन थे, मेथड कैसे करना था उन्होंने। तो लोग इसमें वन अकबर रोड के मेंबर बदल गए। अब संजय की जगह राहुल गांधी आ गए और एम.एल. फोटेदार कश्मीरी पॉलिटिशियन जो मिसेस गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए। और उसके बाद अरुण नेहरू जो सबसे घाघ थे इनमें से, वो इनके मामा के लड़के। और एक बाद में जाके अरुण सिंह जो कपूरथला फैमिली के मेंबर हैं, कमलनाथ साल चलते चलते रहे और जैल सिंह भी चलते गए। आहिस्ता आहिस्ता जैल सिंह जब प्रेसिडेंट बना दिए गए इनको दूर करते गए। तो अब जो है मेथड क्या हुआ, अब डिसीजन तो हो गया। संजय के मरने के बाद थोड़ी देर और लगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैंने किताब में लिखा है कि दो तरीके, अब ये 80 ऑलमोस्ट अंत हो गया, 85 तक कैसे करेंगे, ये 4-5 साल चलाएंगे कैसे ये बात। तो ये बात, ये मेथड तो वही था भिंडरां वाले खालिस्तान इशू जो पंजाब में शुरू किया। तो भिंडरां वाले खालिस्तान इशू क्या था, तो भिंडरां वाले को उठाएंगे, हिंदुओं के मन में टेररिज्म पैदा, हिंदुओं के मन में खतरा पैदा हो जाएगा कि हमारी तो पर्सनल सेफ्टी प्रॉपर्टी कुछ रहे नहीं, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो और भिंडरां वाले को यूज करो और खालिस्तान का इशू को और आगे बढ़ा देंगे। जो खालिस्तान का इशू नॉन एग्जिस्टेंट है ना इंडिया में ना बाहर टिल 79, उसको कैसे बढ़ाएं आगे। तो कई मेथड अडॉप्ट किए। मैंने किताब में लिखा है कि बाहर से गंगा सिंह ढिल्लों को बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस हुई चंडीगढ़ में और गंगा सिंह ढिल्लों को आम पता था ये खालिस्तानी की बातें करता है, तो यूएस नेशनल था। तो उसने भी उस जो कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पास करा दिया कि हमें तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री से खोजे चाहिए। तो वो गंगा सिंह ढिल्लों जिया का दोस्त भी था जो पाकिस्तान दोस्त था। तो ऐसी ऐसी चीजें करवाई। बाद में वाजपेयी साहब ने कहा, उस वक्त वाजपेयी एमपी थे, पार्लियामेंट में बोले कि हमारे पास ये एविडेंस है कि गंगा सिंह ढिल्लों को जैल सिंह होम मिनिस्टर करनाल में मिला। तो उसका कोई जवाब तो दिया नहीं। तो इन्होंने ऐसी मिलभगती की कि खालिस्तान का डर भी पैदा हो जाए हिंदुओं के मन में अपनी सेफ्टी का, और देश के टुकड़े होने का, खालिस्तान दो डर पैदा करो और ऐसा करो कि माहौल के अगली इलेक्शन जो 85 से पहले होनी है इसका सोल्यूशन 4-5-6 महीने पहले ही होना चाहिए। नहीं तो इसका सोल्यूशन करेंगे, मिटने वालों को पकड़ लेंगे, इसको जेल में, ऐसे वो सोल्यूशन नहीं चाहिए था उनको। ताकि उस वक्त जो है हिंदुओं को मन में हो कि हम तो हमारी सेफ्टी हो गई, हमारा मुल्क बच गया, उसमें धड़ाधड़ हिंदू जो है वोट डालें कांग्रेस को। बड़ा अच्छा तरीका उनके मुताबिक, तो ऐसे जैसे उनकी बुद्धि है वैसे विचार करेंगे, तो बहुत अच्छा सोचा उन्होंने। तो ये अब 5 साल मेथड जो है क्या करें, 4-5 साल तक कैसे चलेगा सारा झगड़ा वगड़ा। तो उन्होंने
ये डिसाइड किया मिसेस गांधी ने कि दो तरीके अपनाते हैं। एक तो अकालियों के साथ, जो बहुत अकाली दल के ग्रीवांसेस होते हैं, हर स्टेट में अकालियों के भी थे, पंजाब के कुछ थे, कुछ सिखों के, कि हमारे तो ये मांगे हैं, बड़ी देर से चल रही थी। तो उन्होंने मिसेस गांधी ने कहा कि इनसे वार्तालाप, बातचीत शुरू कर लो, मगर अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन ना करो। तो ये जो है ऐसे 26 राउंड चले। उन्होंने, अलेक्जेंडर ने लिखा, पीसी अलेक्जेंडर ही थे, पर वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के, उस किताब से कोट किया। तो मगर एक सबसे जो हाँ इम्पोर्टेंट एक बात हुई, तो हमारे फादर ला ने, सरदार स्वर्ण सिंह ने एक सॉल्यूशन ढूंढा था, तो वो मान गई थी मिसेस गांधी, मगर वो ओवरनाइट मिसेस गांधी ने चेंज कर लिया, मैं आगे बतलाऊंगा आपको। तो वो निकाल ही दिया राउंड। वो पीसी अलेक्जेंडर ने सोचा कि मैंने तो अब ये रामायण लिख दी, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकती, लोग बेवकूफ हो गए, हमको मान लेंगे, सब जानते हैं, मुझे भी पता था, सबको पता था वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। दो, एक तो ये हो जाएगा, 26 राउंड चले, और लास्ट राउंड जो है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ दिन तक चलता रहा। पहले अकाली इतने तंग आ गए थे, मिसेस गांधी कहते सब मेरा, हमसे जल्दी कुछ करवाओ, हमें ये जो है इससे पीछा छोड़े, मगर नहीं छोड़ना चाहते थे। और दूसरी चीज ये है, उन्होंने कहा कि RNW और RN का उस वक्त सिक्योरिटी एडवाइजर, कौ साहब जो थे वो फाउंडर सेक्रेटरी थे जो है RNAW के, उनको दोबारा सिक्योरिटी एडवाइजर ले आए, और उनसे, और इनको कहो कि एक ऐसा ऑपरेशन तुम तैयार करो जैसे वो आपके उसामा बिन लादेन का था, जो कमांडो ऑपरेशन हुए थे, 2 मरीन हेलीकॉप्टर आए, उसको मार के चले गए। तो इस तरह का ऑपरेशन करो कि बिल्डा वाले को या तो चौक मेहता से उठा लें, या जब वो गुरु नानक निवास या गोल्डन टेम्पल में आए उसमें उठा लें, और उठा के जेल में, और खत्म। तो ये भी अगर दोनों चीजों को उन्होंने सबोटाज किया। तो इसलिए मैं अब ये इंट्रोड्यूस करता हूँ कि हमें ये पता कैसे लगा सारा कुछ का। पता इसलिए लगा कि मैं RNAW में था, और ऐसी पोजीशन में जब मैं कनाडा से वापस आया, उस वक्त RNAW का हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में होता था। तो 5 एक उससे डायरेक्टर होते थे, उसमें पहले तो काउ साहब सेक्रेटरी थे, तो उसके साथ 3 सीनियर ऑफिसर होते थे जो सेंसिटिव पोस्ट को देखते थे, डिवीजन को। तो उसमें मैं एक जूनियर मोस्ट आदमी, मगर सीनियर पोस्ट मिली, जो RNAW के बाहर स्टेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ मैं ही देखता था उसका। और कुछ महीनों के बाद, साल के बाद, हमें एक दूसरा चार्ज भी मिल गया, जो लेजा विद फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। ये सब जगह होता है, लेन देन होता रहता है, इंटेलिजेंस, CIA, ये वो। तो उनको रिप्रेजेंटेटिव को हम मिलते थे, क्या कर, चलिए उस लेन देन के बारे में, इस पोस्ट के होते हुए हमें बड़ा करीब से कई चीजें देखने का मौका मिला। अब मैं ये RNAW में क्या क्या हमें पता लगा, तो सबसे पहले तो एक रामन थे हमारे से 2 3 साल सीनियर ऑफिसर, बड़े काबिल आदमी। उन्होंने कभी शादी नहीं करी, वो ही वॉज मैरिड विद वर्क ओनली, घर में भी वही काम करते थे, बाहर भी। तो उन्होंने, उसने एक किताब लिखी है काउबॉयज ऑफ RNAW। तो उसमें लिखा है कि दिसंबर 1980 में RNAW में एक डिवीजन या ब्रांच खुली, जो सिख एक्सट्रीमिज्म और खालिस्तान के नाम पे खुली। अब सभी आदमी जो इंटेलिजेंट हैं ये सोचेंगे, उनको पता होना चाहिए कि अगर खालिस्तान कोई मूवमेंट कनाडा में होती, अमेरिका में, UK में, तो RNAW में तो होनी चाहिए पहले ब्रांच, हम तो देखेंगे उसको। इससे यह साबित होता है कि 1980 से पहले कोई था ही नहीं कुछ। वैसे 80 तक में कुछ नहीं था, मगर तैयारी तो करो, उधर आप प्लान कर रहे हैं इतना बड़ा बवाल खड़ा करने के लिए, उसके बाद आप अपनी डिवीजन ना खोलें जानने के लिए बाहर क्या हो रहा है, ये तो मूर्खता होगी। और आइए, अब 3 महीने या 2 3 महीने के बाद, अभी मैं साउथ ब्लॉक में था, हम थोड़ी देर के बाद ये CGO कम्प्लेक्स दिल्ली में आ गए थे, तो वो छोड़ दिया था, डिफेंस को दे दिया था, मिनिस्ट्री को। मुझे उस वक्त के डायरेक्टर मिस्टर संटुक थे, उन्होंने बुलाया कि जी भी ऐसा करो, एक प्रपोजल बनाओ 7 RNAW स्टेशन खोलने की। 7 के अलग अलग प्रपोजल 7 बनाएंगे, वेस्टर्न यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और US में 7 RNAW स्टेशन खोलना चाहते हैं हम। और उसके लिए ऐसा तुम लिखो कि अभी हमें पता लगा है खुफिया तौर से कि खालिस्तान मूवमेंट बाहर बढ़ने वाली है, इसके पहले कि वो इतनी बढ़ जाए, हम अपने आदमी वहां रखना चाहते हैं ताकि हमें रिपोर्ट करते रहें।
ये देखिए कितनी लंबी सोचते हैं। और ये प्रपोजल जो है कहीं भी RNAW का, क्योंकि सेक्रेटरी या डायरेक्टर सीधे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर ही हमारी मिनिस्टर है, जैसे कि IB के लिए तो होम मिनिस्टर है, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तो डायरेक्ट होता है। तो ऐसी चीजें, ऐसे काम हो नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के पहले, बगैर उसके। तो मैंने कुछ आइडियोलॉग्स को जानता था जो बड़ी बड़ी खालिस्तान की बातें करते थे, तो सब अपने ख्वाबों की दुनिया में रहते थे, कैसा करेंगे बन जाएगा। तो मैं पूछता था साहब आपकी कैसा बन सकता, नहीं नहीं सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी हमें, बहुत लोगों को मरना पड़ेगा, इतना बड़ा काम है। तो ठीक है, मजाक मजाक होता था, हम सोचते थे ये कुछ पुर्जा ढीला है इन लोगों का, वो सीधी बात नहीं करते थे। तो मैंने वही चीज 1.5 पेज की लिख दी। तो 1.5 पेज की प्रपोजल, चार, क्योंकि मैं चाहता था सातों की सातों प्रपोजल पे मेरा नाम होगा तो MBA कान खड़े करेगी। तो मैंने 4 प्रपोजल पे AK वर्मा हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर से बाद में सेक्रेटरी बनी, तो उनका दस्तखत करवा के भेज दिया। हमने कहा कहाँ आने वाला है, एक एक PA की पोस्ट, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो 10 सालों से झगड़ा चल रहा है MBA का, तो ये नहीं आएगी। हमारा ताजुब ये है कि 1.5 महीने में सातों प्रपोजल आ गई सैंक्शन होकर। तो उस वक्त मेरी बेवकूफ़ी समझे, मैं समझता नहीं था, मैं तो बड़ा खुश कि मैंने तो बड़े बड़े काम कर लिए जो बड़े नहीं कर पाए, कि मैं इतना यंग आदमी ने कर लिया, बहुत खुश था मैं। तो ये भी हुआ आगे साथ। तो उनको भरने में टाइम लगा क्योंकि मोरारजी देसाई ने RNW में 30% कटौती कर दी थी। वो सोचते थे कि RNW में इमरजेंसी में भाग लिया, हिस्सा लिया है ना, तो 30% उसका बजट काट दिया था हमारा। तो वो बाद में संटूक साहब ने बड़ी कोशिशों के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको रिस्टोर किया। तो ये जो है, फिर हम चले गए नई बिल्डिंग में, CGO कॉम्प्लेक्स में। फिर संटूक साहब बुलाया कि ऐसा करो कि जितने डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर आजकल वो डायरेक्टर हो गए, DIG रैंक के होते हैं, तो उनको बुलाया जाए कॉन्फ्रेंस रूम में, और मैं भी होगा, तुम बतलाओ उनको कि खालिस्तान क्या शय है और कैसी इंफॉर्मेशन को देखना चाहिए उनको, कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि ये तो है नहीं खालिस्तान के बारे में अकेला UK या अकेला कनाडा से इंफॉर्मेशन आएगी, वो तो सारी दुनिया में जहाँ जहाँ RNW के स्टेशन हैं, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, वो लिखे तो सबको तो बतलाओ, ताकि जाने से पहले सब। तो मैंने बतला दिया सबको, यही जो मैंने प्रपोजल लिखी थी, ठीक है, खत्म हो गई। अब जो है, ये लोग जो 7 स्टेशन बने थे, अभी भरने में टाइम लग रहा था। तो मुझे कहा गया दिसंबर 1981 में कि ये जो है, आप ऐसा करिए कि हमें बड़ी खबरें बहुत अच्छी नहीं मिल रही, बुरी खबरें मिल रही हैं कनाडा, US से, कि वहाँ कुछ खालिस्तान की बातचीत चलने वाली, हिंदू सिखों में कुछ ठीक डिफरेंसेस हो गए। तो तुम 15 दिन लगा के आओ कनाडा में, USA में, आगे बतलाओ, हमें रिपोर्ट सबमिट करो। तो मेरे पास 2 और काम होते थे, तीसरा ये काम मेरा था नहीं, मेरा काम तो बाहर वाली यूनिट्स को देखना था। तो मैं ही जानता था इसके बारे में, मुझे भेज देते थे, तो फिर वापस आके अपने काम पे लग जाता था। तो मैं गया कनाडा में, उस वक्त गुरदयाल सिंह ढिल्लों हाई कमिश्नर बन गए थे हमारे, क्योंकि इलेक्शन हार गए, तो मुझे जानते थे मेरे फादर इन लॉ के कारण। तो मैं शाम को मिला उनको जाके घर में चाय के ऊपर। उन्होंने कहा कि जब से तुम गए हो बड़ा फर्क पड़ गया यहाँ, मतलब ये 81, मुझे गए हुए 1.5-2 साल हो गए थे, 2.5 साल। तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू सिखों में फर्क पड़ रहा है। पहले जो गुरुद्वारे के जोड़ मेला समझते थे, हिंदू और सिख आते थे इकट्ठे, सोशल गेट टुगेदर होती थी, तो अब गुरुद्वारे वाला भी चलता रहता था, तो लंगर खाने आ गए, तो अब तो खत्म, बहुत फर्क पड़ रहा है ये तो मुझे सिख दोस्त थे जो ऑटवा में, वैंकूवर वगैरह में और लॉस एंजलिस वगैरह, जहाँ जहाँ मैं गया, सभी ने यही कहा। उन्होंने कहा कि देखो बिरला वाले को आप उठा रहे हैं कांग्रेस वाले, और कुछ ऐसे अखबार उल्टा सीधा लिख रहे हैं जलंधर बेस्ड हिंदी और पंजाबी वाले, तो वो उनको कुछ समझाइए आप। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के दूतावास के अफसर कुछ कर नहीं रहे, उसको इकट्ठा करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या आप भूल जाइए पंजाब में क्या हो रहा है, यहाँ के बारे में सोचिए। तो ये मैंने जितनी भी उनकी सजेशन थी हमारे दोस्तों की, एक्चुअली हम कनाडा में वैंकूवर में पहुंचे क्रिसमस ईव के वक्त, थोड़ी मजाक की बात है, और मेरे पास कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस अभी वैलिड था। तो हमारे होस्ट ने कहा कि ये आप बहुत बढ़िया टाइम पे आए हैं, आगे हम में से 4-5 में से एक आदमी को, ड्राइवर को सूफी रहना पड़ता था, बाकी मर्जी से पीते थे हम। अब आप हमेशा ड्राइव करिए, बाकी सब हम मच के रोज पिया करेंगे।
तो मुझे कहा रुक जाओ तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तो काम करना तो गया वहां पर। तो आके मैंने वो रिपोर्ट मिस्टर संटू को, डायरेक्टर साहब को दिखलाई, 1 पेज की हाथ लिखी। कागजी कार्रवाई सब रिटर्न में नहीं होती थी, जुबानी जुबानी सब होती। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो तुम काऊ साहब को दिखलाओ जाके। काऊ साहब जो अब सीनियर एडवाइजर थे, वो राष्ट्रपति भवन के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर में उनके दफ्तर थे। मैं गया, उनको दिखलाया, उन्होंने बात की हमसे, हमने कहा ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कि शारदा प्रसाद को मिलो। शारदा प्रसाद उस वक्त प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे मिसेस गांधी के, और उनका दफ्तर शारदा प्रसाद का मिसेस गांधी के बिल्कुल सामने वाले कॉरिडोर में बाईं साइड पे था। तो मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा साहब कौन सा भेजा है, और ये उन्होंने बता दिया होगा मैं भेज रहा हूँ सिद्धू को, तो देखना कागज। कागज मैंने दिया, ये पढ़ा उन्होंने, 2-4 मिनट लगाए, कहते यू कैन गो। मैंने कहा मेरे से बात कुछ नहीं करी, तो ठीक है। मैंने सोचा शायद कुछ करें शारदा प्रसाद, वही तो कंट्रोल करते हैं मीडिया को, आजकल भी वही करते हैं, तो बहुत असर होता है उनका, रसूख होता है, तो गवर्नमेंट के फंड देते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये थ्रू काफी कुछ ऑब्लिगेशन होती है उनकी। तो मैंने कहा करेंगे, समझाएंगे ताकि प्रेस ऐसी कवरेज ना करे। तो मगर कुछ महीनों के बाद मुझे हैरानी हुई कि जो मैंने रिकमेंड किया था उसके उल्टा होने लग गया, वो तो और बढ़ने लगे। तो तब भी मुझे समझ नहीं आया कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। मगर असली बात हमें मार्च 1982 में पता लगी। तो मार्च 1982 में पटियाला में हमारे बहुत पुराने घनिष्ठ मित्र हिंदू थे, फैमिली फ्रेंड, तो मिलने आए। तो उन्होंने कहा वीर जी, मैं बड़ा था उससे, वो वीर जी कहता था, ये बुरी खबर सुनी है हमने, और हमारे जो आरएसएस के वर्कर हैं पटियाला में सीनियर, वो हमारे दोस्त हैं, उनसे पता लगी। मैंने कहा बतलाओ क्या हुआ। कहता ऐसा है, उनकी खबर ये है कि जब 1980 जनवरी में कांग्रेस जीती इलेक्शन, तो संजय गांधी ने अपनी माँ से कहा, वही चीज मैंने जो आपको पहले बताई, कि अब वो 1970 वाली दशा नहीं होगी, हम अगले इलेक्शन भिंडराम वाले खालिस्तान इशू के ऊपर जीतेंगे, और भिंडराम वाले को यूज करेंगे हिंदुओं को डराने के लिए, खालिस्तान इशू को, कि मन में जो देश टूट रहा है, ऐसी बड़ी समस्या खड़ी करेंगे कि वही इलेक्शन से पहले, कुछ महीने पहले, उसको एक फाइनल सोल्यूशन ढूंढ के खत्म करेंगे, हिंदुओं में वाह हो जाएगी वोट। वो फाइनल सोल्यूशन जो हुआ हमारी तो समझ के बाहर था, वो ब्लू स्टार के टाइप में हुआ। तो अब हमारी जो पुरानी बातें थी वो समझ आने लगी, और नई बातों को पता डायरेक्शन मिलने लगी। मैं 3 दफा गया 1983 से सितंबर के पहले, मुझे 3 दफा अमेरिका भेजा गया। 2 दफा तो मिसेस गांधी की जान बचाने के लिए, कि खतरा हो गया था पहले, जो मैं आपको बतला चुका हूँ। तो उसी पीरियड में जो है भिंडरा वाले 19 जुलाई 1982 में उनके दो, एक तो अमरीक सिंह जो उनके गुरु भाई थे, और एक थारा सिंह जो नंबर 2 थे, उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया गया, जेल में भेज दिया। तो भिंडरा वाले को डर लगने लगा कि मुझे भी जेल में भेज दें, तो वो गुरु नानक निवास में आके रहने लगा। तो इस पीरियड में जब ये भिंडरावाला आ गया वहां पर, तो जो लौंगोवाल, संत लौंगोवाल थे, वही इंचार्ज थे मोर्चा वोर्चा के, जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सिखों के होते थे, और वही भेजते थे मिसेस गांधी के लिए डेलीगेशन बात करने के लिए। तो उन्होंने अपने 2 मैसेंजर भेजे, एक प्रकाश सिंह बादल और एक बलवंत सिंह, उसके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। तो उन्होंने कहा कि भिंडरावाले ने मैसेज दिया कि कांग्रेस ने ये जिन या भूत, भिंडरावाले का नाम लिया, कि वो तो हमारे गोल्डन टेम्पल में बाढ़ घुसो दिया, अब उसको किसी तरह से इसको निकालो, नहीं तो ये हमारे पीसफुल एजुटेशन को ये उनकी एक्सट्रीमिज्म तक ले जाएगा, फिर मत हमें कहिए हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी सिचुएशन, आप किसी तरह से पंजाब को बचाएंगे। तो हमारे फादर इन लॉ पुराने थे, काफी नेगोशिएटर समझे जाते थे। तो उन्होंने मिसेस गांधी से बात करी कि सब ऐसा मेरे पास आया है मैसेज। तो उन्होंने कहा, मिसेस गांधी ने कहा आप करिए कुछ ढूंढिए, मगर ऊपर ऊपर से ये अब पूरा कब्जे में आ चुकी थी, बाकी वाना अकबर रोड के, वो अपने चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी वो। तो ये मैंने बाद में किताब में भी लिखा है। तो सरदार सोलन सिंह मिले लोगों को जेल में, उस वक्त तक ये जो है बादल, बलवंत सिंह, टोड़ा वगैरह बाकी सब जेल में थे, अकेला जो लौंगोवाल गुरुद्वारा
वो गोल्डन टेम्पल में थे, वो जो है इस पीरियड में भिंडरांवाले को भी मिले कमरे में। मुझे तो पता था, मगर इसका एक एविडेंस ये है, कुलदीप नायर ने अपनी उसी किताब में लिखा कि मैं एक दिन भिंडरांवाले के कमरे में मिला, बड़ा लोग बाकी दरियों पे बैठे थे, तो मैं कुर्सी पे बैठा था, तो एक ही कुर्सी थी सारे कमरे में। तो स्वर्ण सिंह जैसे बड़े आदमी आए, तो मैं खड़ा हुआ, आपस में जानते थे, फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी स्वर्ण सिंह को। तो उन्होंने कहा सरदार साहब आप बैठिए यहाँ पर। तो सरदार साहब ने उसको कहा कि देखिए इतने महान संत के सामने हमारा तो स्थान यही जमीन पे है। तो वो डिप्लोमेट, बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, तो उन्होंने इसलिए कहा था कि थोड़ी देर के बाद भिंडरांवाले से कुछ कंसेशन लेना था उन्होंने। तो वो मैंने कुलदीप नायर को भी कहा था एक दिन मीटिंग में, मिले मरने से पहले 1-2 साल, तो उस मीटिंग में मैंने कहा साहब ये तो आपने कि गलत लिखा। उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो पता नहीं था, मैं तो सोचा यही है। तो फिर जब चले गए सारे खाली हो गए, तो भिंडरांवाले ने कहा सरदार साहब आप कुर्सी पे बैठ जाओ। तो बैठ गए ये। तो उन्होंने लेते ही ये कहा कि देखो तुम्हें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हारे मोटरसाइकिल राइडर जो आर्मी है वो बहुत तूफान मचा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, तुम्हें 2 दिन में खत्म कर सकती है, और मुझे ये हैरानी है तुम्हें खत्म क्यों नहीं कर रही। तो फिर इतने के बाद उन्होंने कहा कि देखो मैं मिसेस गांधी से बातचीत करने के बाद एक सुलह करवा रहा हूँ, इस सारे माहौल को खत्म कर रहा हूँ, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो हम इसमें डाल दें जो फार्मूला तैयार करेंगे। पहले तो कहा हिंदुओं के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, ये जो वो करते, फिर अखीर में मान गया कि मेरे दोनों जो है अभिजीत सिंह, थारा सिंह जो हमारे साथ हैं जेल में, उनको छुड़ा दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा अपने गुरुद्वारा जो है इनके जो वहां पर मेहता चौक में। तो ठीक है, छोटी सी बात थी। तो अल्टीमेटली 3 नवंबर को एक ये फैसला बना लिया इन्होंने, बातचीत करी कैबिनेट सब कमेटी की। सरदार साहब जो बात थे प्रणब मुखर्जी से बात करते थे, और उस पीरियड में मेरे घर में चनकियापुरी में रहते थे। उनकी बाकी लड़कियां भी दिल्ली में थी, कभी किसी के पास थी। तो मुझे ये ज्ञान उसी के कारण हुआ। तो आखिर में 3 नवंबर को अकालियों को बुलाया कि साहब कल ये आपको पार्लियामेंट में रिलीज कर देंगे ये स्टेटमेंट, जो बहुत अच्छी थी, कुछ दे नहीं रहे थे, फ्यूचरिस्टिक थी, तो आगे ये कर देंगे वो कर देंगे कुछ। तो ये दे के चले गए। 4 नवंबर को सवेरे हरमंदर साहब भी ये वेट कर रहे हैं ऐसी की चिट्ठी मिलेगी। तो वहां से आया सवेरे 4 को कि साहब कोई ऐसी चिट्ठी तो आई नहीं। इन्होंने प्रणब मुखर्जी से मेरे सामने फोन किया कि उन्होंने कहा प्रणाम सर, कि सर मैं अभी देखता हूँ वो पार्लियामेंट सेशन है, उसको पहले पढ़ेंगे तो भेज देंगे। 1 घंटे का 1.5 घंटे के बाद अमृतसर से फिर होना है कि सब चिट्ठी तो मिल गई, वो तो बहुत ज्यादा बदल गई, चेंज हो गई, वो तो इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि हम नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने पूछा प्रणाम से कि साहब ये ठीक है, कहते हैं सब ठीक है, बताइए क्या करें, आप क्या करें। उन्होंने कहा देखो प्रणाम, मैंने बहुत कुछ किया देश को, पंजाब को बचाने के लिए, इसके बाद मैं नहीं करूंगा। तो असल बात जो है वो इस पे उन्होंने लिखा है कि जब ये शाम को लेटर गया, एक तो स्पीकर के पास जाना था कि अगले होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देगा, मिसेस गांधी ने देखा, और माना अकबर रोड के लोग जो होंगे ये सारे ग्रुप वाले मैंने बतलाया था, तो जो राजीव है, पोतेदार है, अरुण नेहरू वगैरह वगैरह ने जोर डाला होगा कि ये तो टाइम नहीं है, अगर अभी हमने फैसला कर लिया तो ब्लू स्टार जैसा हमारे पास सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे, जीतेंगे कैसे। तो मिसेस गांधी ने पूरी बदल दी वो रातों रात। बहुत ऐसे चांस आए कि जो है यहाँ सॉल्यूशन हो सकता था, मगर वो सबोटाज कर दिया गया। और उसके बाद जो मैं 2 दफा बाद में अमेरिका जो गया, और उसके, हाँ सच, मैंने इसी में जब ये बातचीत कर रहे थे हमारे फादर इन लॉ, मैंने कहा देखो मेरा एक दोस्त पटियाला से आया था, उसने ये बतलाया कि ये सोल्यूशन जो है बहुत इलेक्शन के करीब करेंगे, जो भी करेंगे उसके पहले नहीं करने वाले। अगर मैं, ये मेरी बात सच है, मेरी इंफॉर्मेशन बात तो नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये बातचीत जो आप कर रहे हैं खत्म हो जाएगी। तो वो मजाक में कहते कहते हैं तुम ज्यादा देर इंटेलिजेंस में रह गए, इसलिए तुम्हारी आदत है कि हर झाड़ी के पीछे भूत नजर आ रहा है तुम्हें। मैंने कहा साहब ठीक है, भूत ही सही, मैं तो आपको बहुत चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो जाए, मगर मेरी जो खबर है उसका टेस्ट ये है कि ये अगर फेल हो गया तो ठीक खबर है। तो अल्टीमेटली हुआ ये। तो मैंने बहुत मायूसी देखी उनके चेहरे पे, मैंने कहा नहीं कभी, मगर वो इसको समझते थे कि अब जो है जो होगा, जो मैं कहता था वही होगा, जो हो गया। अब जो है 2 विजिट
और मैं बतलाना चाहता हूँ, एक तो जुलाई अगस्त में मुझे भेजा गया अमेरिका में, कनाडा अमेरिका जाके जाओ, और हमारे पास खबर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन हो सकती है इस पीरियड में। ठीक है, तो मेरा काम तो असैसिनेशन, मैं अकेला क्या कर सकता, तो मेरा काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होगा, तो करता रहा मैं, भेजता रहा। मगर 1 अगस्त 1982 में गुरुद्वारा क्वींस में है, वहाँ मिसेस गांधी को बुलाया गया था, जो उनकी सोसाइटी से गुरुद्वारे की, कालो थे उनके प्रेसिडेंट उस वक्त। तो मैंने कहा कि अगर कुछ होगा तो गुरुद्वारे में होगा। बाकी जगह भी मैं देखता रहा, बाहर के चुप करके बैठता था। बड़ी सिक्योरिटी थी लगी उनकी, क्योंकि ये स्टेट विजिट थी मिसेस गांधी की। जब स्टेट विजिट होती है तो बहुत इंतजाम होता है। तो गुरुद्वारे में मैं थोड़ा पहले चला गया, तो जब देखा कि मिसेस गांधी आने के बाद जो एंट्री एक ही रखी, ज्यादा नहीं रखी गुरुद्वारा, तो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, फिर भी भरा था पूरा। तो मैं जब बहुत 10 आदमी खड़े वहां पर सिक्योरिटी के, आईबी के भी 2 अफसर खड़े थे, एक तो मेरे बैचमेट थे, एक त्रिवेदी थे, हमारे से यूपी काडर के 3-4 साल सीनियर। तो मैं पीछे खड़ा हो गया, दोनों तरफ देखता रहा कि मिसेस गांधी के इर्द गिर्द या इधर एक बड़ी खिड़की थी दीवार में, शीशा का पूरा शीशा, उसके बाहर देखता रहा। तो मैंने देखा यही कुलदीप सिंह सोढी, जो खालिस्तान का काउंसिल जनरल, ये बाहर खड़ा है, और 3 साथ उसके साथ और आदमी है। तो उनमें से एक आदमी को उनको रोक रहे थे। तो मैंने जब मीटिंग खत्म हुई तो ये त्रिवेदी ने मुझे टॉन्ट किया, सिद्धू वेर आर यू गनमैन। तो गनमैन तो मुझे क्या पता, RNW में मुझे थोड़ा बताया, ये आईबी को बताया होगा कि खतरा है। मैंने कहा मैंने तो कहा नहीं, मैंने डॉट डिपार्टमेंट क्रिएट रिस्क किया। तो बड़ी मैंने लिखी है, पढ़ने वाला चैप्टर है ये। मैंने फिर उसको, जो टंडन थे उनके तीनों के हेड वहां पर, वो भी गए थे, बाद में कमिश्नर पुलिस थे वो, जो उनको कहा कि सर मुझे तो त्रिवेदी ने टॉन्ट किया, मगर एक इंफॉर्मेशन है और ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, और उसको मैं मिलाना चाहता हूँ। तो छोटी को मैं ले गया, टंडन नहीं आए, हमारे बैचमेट साइकिल और एक त्रिवेदी थे। मैंने अरेंज करवा लिया, वो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के नीचे एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। तो हुआ, मैंने कहा त्रिवेदी को, भाई जो तुम टॉन्ट करते थे ये जानते हैं, कुलदीप सिंह सोढी को तो जानते हो, यहाँ जानते हैं, सुना है। तो उसने सब बतलाया, उनका मुंह उतर गया। तो ये कहानी बाद में जब वापस आया, उसी दिन मैं मैसेज भेज दिया संटूक साहब। तो संटूक साहब हमारे से नाराज हुए, तुमने क्या जरूरत है, आई डिड नॉट नो द यू कैन आल्सो हैव ए ईगो, यू कैन आल्सो हैव ए वन अप मैनशिप स्पिरिट। तो मैंने लगता है कि RNW की सोर्सेज वगैरह को एक्सपोज कर दिया। ये जो उससे, ये जो आपका कुलदीप सिंह सोढी और इसके जितने गुरु थे सारे, जगजीत सिंह चौहान वगैरह, उस पीरियड में जो है RNW भी कल्टिवेट कर लिए। और ISI और पाकिस्तान और एक RNW और एक जगजीत सिंह चौहान, तीनों खालिस्तान बढ़ा रहे थे बाहर। हर आदमी का, हर मुल्क का अपना अपना, पाकिस्तान चाहता था खालिस्तान बढ़े ताकि यहाँ पर अमन चैन खराब हो, इंडिया चाहता था कि खालिस्तान बढ़ जाए ताकि उनको एक्शन फाइनल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए, और जगजीत सिंह चौहान अपना कर रहा था। तो तीसरी दफा भी मैं गया 1983 में, जब ये मुझे, उस वक्त मिसेस गांधी ने UN सेशन को करना था एड्रेस, तो सितंबर में नॉर्मली होते हैं 83 में। बहुत लोगों को मिला, हमें लोग, जितने मेरे दोस्त थे वो मुझे कहने लगे कि तुम तो हमारे से इंफॉर्मेशन लेते हो और हमारे खिलाफ काम करवाते हो। तो मैं सारे दोस्तों, मेरे कोई सोर्स थोड़ा थी, सब दोस्ती में करते थे। तो मुझे लगा कि मैं अगर, अब तो मैं सारे दोस्त मेरे बंद कर, और दोस्त हमें जासूस समझते हैं जो उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत चिंता सी होने लगी, मन घबराने लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, मैं क्यों ऐसा काम करूं। तो वापस ही मैं आके, उस वक्त मिस्टर गैरी सक्सेना, GC सक्सेना से डायरेक्टर बन गए थे, जो बाद में JNK में गवर्नर भी रहे। यूपी काडर से मैं जानता था, मेरे सीनियर थे। तो उनको मैंने आके कहा, हाँ वेल डन वेल डन, you now you go to Bangkok as station head. Bangkok important है साउथ ईस्ट एशिया में। मैंने कहा सर नथिंग डूइंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, I think something terrible is going to happen before the end of the next year, and I want to be here in India. Secondly, please relieve me from all such duties, top secret, ये वो, and post me to an analysis desk where I can just sit quiet, read and write reports. उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसे ही बातें, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ के ये क्यों करना चाहता है। ये तो सब भाड़ में गई पोस्टें वगैरह, जहाँ मुल्क को खतरा हो, वो आपके, अगर आप कॉन्शियस हैं इस चीज के बारे में, तो वो बाकी चीजें सब पीछे हो जाती हैं। नॉर्मली RNW में पोस्टिंग के लिए जाते हैं लोग बाहर, तो मैंने 10 साल रिफ्यूज कर दिया, क्यों किया वो किताब में लिखा हुआ है। तो
इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं कि मैं जब 7 जून को 1984 में ब्लू स्टार के बारे में लिखा है मैंने, बड़ा बैडली मैनेज्ड है, तो वही फाइनल सोल्यूशन ब्लू स्टार के टाइप का हुआ। इससे पहले 2 महीने पहले अप्रैल में एक काओ साहब ने RNW में कमांडो ऑपरेशन प्लान किया था, जिसे भिंडरांवाले को लंगर की छत से उठाना था, तो उसको ले जाते, मगर लंगर की छत को भिंडरांवाले जिंदा रखने का क्या फायदा। तो मिसेस गांधी ने 1 अकबर रोड में जब ब्रीफिंग करी उनको, नागरानी साहब ने, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी ने, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं चल सकता, ये तो बहुत लोग मर जाएंगे ये वो। तो असल बात ये थी कि भिंडरांवाले को जिंदा पकड़ के करेंगे क्या, वो तो सबको कहेगा मैं तो यही काम इनके लिए कर रहा था। तो फिर उसका कोई ना हिंदुओं पे असर होगा ना वोट होगी, तो ये हो गया। तो 2 महीने के बाद फिर ब्लू स्टार में वही हुआ सारा कुछ हुआ। तो फिर 7 जून को 1984 को जब भिंडरांवाले मरने की खबर आई, मैं, मेरे बच्चे और वाइफ उनको बंगला साहब गुरुद्वारे में देखा कि जाके शाम को क्या कर देख ले क्या हो रहा है। तो वो तो चले गए अंदर हॉल में, मैं जाके लोगों से मिला, कुछ पोस्टर लिखे थे लाल स्याही से। तो उसमें एक पोस्टर में लिखा था, सिंह साहिब, थारा सिंह एंड अमरीक सिंह को तसीहे दे के मारा गया, टॉर्चर, दे हैव बीन किल्ड थ्रू टॉर्चर। अब हर सिख का ये फर्ज बनता है कि इस बहमनी को मारना चाहिए, मिसेस गांधी को। तो बड़ा उल्टा सीधा लिखा था उनके। मैंने अगले दिन सवेरे आके सक्सेना साहब को बताया कि देखो मैंने ये पढ़ा है और मैं हिस्ट्री को जानता हूँ, सिखों ने जिसने भी गोल्डन टेम्पल का हरमंदिर साहब को गिराया या पतित किया उसकी जान लिए बगैर छोड़ा नहीं। तो मेरे ख्याल से मैंने तीन इंस्टेंसेस भी दिए अपनी किताब में अहमद शाह अब्दाली के वक्त के। तो मैंने कहा कि मेरे लिहाज से 6 महीने में मिसेस गांधी मारी जाएंगी, क्योंकि लोगों को मिसेस गांधी की वैल्यू क्या पता थी कि इतने बड़े लीडर हिंदुस्तान में, पढ़े लिखे तो होते नहीं गाँव के लोग। तो अच्छा, तो उस वक्त क्या कैसे मरेगी, मैंने बताया कि जैसे इलेक्शंस के पीरियड में, जैसे राहुल राजीव गांधी मरे इलेक्शन के बाद में, तो अच्छा अगर ऐसा होगा तो बहुत सिख मारे जाएंगे। मैंने कहा कि यही तो वो चाहते हैं। कहता कौन, मैंने कहा पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादा सिख मरे, ISI का प्रोपेगेंडा बढ़े इंडिया में, और खालिस्तान के लिए वेस्टर्न कंट्रीज इसको यूज करेंगे अपना काम उल्लू सीधा करने के लिए। और फिर जो है दूसरा इंसिडेंट, जो 21 अक्टूबर 1984 को मैं और मेरी फैमिली वही कार में वापस आ रहे थे कनाट प्लेट की तरफ से। आफ्टरनून में अकबर रोड सफदरजंग जो रोड का क्रॉसिंग था, इधर खुलती थी अकबर रोड की जो है दरवाजा, तो वहां पर 2 कांस्टेबल खड़े थे स्टैंड गन लेके, एक हिंदू और एक सिख। सिख बाद में फोटो से पता लगा सतवंत सिंह था जिसने मारा, वन ऑफ द किलर्स। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये इसको कौन ले आया, दिस इज द श्योरेस्ट वे ऑफ गेटिंग मिसेस गांधी किल्ड। अच्छा, अगले दिन मैंने एक नोट बनाया, जाके हाथ से लिखा, अपनी PA को कहा कि सब कागज लेके और स्टील कवर। तो मैंने लिखा कि मिसेस गांधी टुमारो विल बी टू लेट, वो मुझे क्या पता आज भी मार सकते हैं कल भी मार सकते हैं। तो पहले तो इनको हटाओ सिखों के इमीडिएटली यहाँ से, फिर इंक्वायरी करो कि ये किसने वापस लाया। तो मिसेस एक इस बारे में काउ साहब के पेपर पढ़ा है नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी के पेपर। तो वो जो 2025 में खोलने के लिए कहा उन्होंने, मगर ये इतना बड़ा मसला है, मैंने सजेस्ट किया है कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि पता तो लगे कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या थी। अब इतना कहने के बाद जो 31 अक्टूबर 1984 में मिसेस गांधी की असैसिनेशन हुई, उसके बाद जो है शाम को 6:30 बजे राजीव गांधी को ओथ दी गई प्राइम मिनिस्टर की, जैल सिंह ने दिया, और 7 बजे के करीब एक टेलीफोन जाता है 1 अकबर रोड से, जो विनय सतपथी है, एक ऑथर है, उसने अपनी किताब जिसका नाम हाफ लायन है, जो नरसिम्हा राव की बायोग्राफी है, उसमें लिखा कि उस टेलीफोन मोस्ट प्रोबेबली फोतेदार ने किया होगा, क्योंकि अब तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, फोतेदार पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन गए। नरसिम्हा राव को कहा कि ये तुम्हारी जो कंट्रोलिंग पावर है पुलिस की दिल्ली में, वो हम टेक ओवर करते हैं, तो उससे जो राइट्स हो गए उसको कंट्रोल अच्छा करेंगे। मगर हुआ ये कि 3 दिन तक उस राइट्स को प्रोग्राम में बदल दिया, हजारों सिख इनोसेंट मरे। तो मैंने ये उस पीरियड में 3 दिन 1 नवंबर से 3 नवंबर तक 3 आध दिन पुलिस वायरलेस नेट को GOV1, GOV2, GOV3 में सुना। जो मैंने सुना अगर वो रिकॉर्ड कर लेता,
इतनी शर्मनाक बात है कि पुलिस का एक शर्मनाक रोल के ऊपर ही किताब लिखी जा सकती है। अब जो है खत्म करने के करीब आइए तो ये 13 कमीशन, 13 SIT, 13 कमेटीज बनाई ये प्रोग्राम के बारे में, कुछ नहीं निकला, सज्जन कुमार चला गया। ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया कुछ, मगर उतना नहीं कि जो 1980 से लेकर 1995 तक मेरे लिहाज से 35,000 सिख, बीच में हिंदू भी मरे, इतने आदमियों की जान चलेगी सिर्फ एक कांग्रेस को इलेक्शन जिताने के लिए। पता नहीं कौन आदमी थे कि हिंदुओं से सिख मरवा दिए। उनको हिस्ट्री नहीं पता थी सिखों की, हिंदुओं की। सिख पैदा क्यों हुए थे? हिंदुओं कौम को बचाने के लिए। और जितनी सिखों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं देश की आज़ादी के लिए, बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर है पॉपुलेशन से। पढ़ना चाहिए तो वो उससे पता लगेगा। आज तो हम पढ़ते नहीं, अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते। मुगलों की हिस्ट्री पढ़ ली, ब्रिटिश पढ़ लिया, तो अपनी हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता अपनी। तो मैंने इसलिए ये लिखा कि खत्म करो इन सब चीज़ों को, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठा दो, जैसे कि साउथ अफ्रीका में बिठाया था। बहुत बड़े अत्याचार हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ किया साउथ। तो उसमें जो है एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस हेड हो, 2 जस्टिस हो सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, और जनरल एमनेस्टी दे दो सबको कि जो हुआ तो भाई खत्म हुआ, मगर अब बतलाइएगा आपने किया क्या, आपको पता क्या है, और माफी मांगो जो हुआ। तो उसके बाद जो है मैंने ये लिखा है कि ये ISI वगैरह जो अब सिख फॉर जस्टिस वगैरह की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की हुई है, जो खालिस्तान का नारा वगैरह लगा रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज जो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, आपको कहते हैं कि ये तो जी हमारी पॉलिसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कुछ भी करते हैं, ये सब डिकौंसला है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज का कोई फायदा होता हो, निजी फायदा हो, या एक जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हो, जैसे अब चाइना की राइज है, तो वो जो है खत्म भी कर सकते हैं, चाहते हैं, मगर खत्म नहीं करेंगे। कोई मुल्क जो है अपने एडवांटेज को खत्म नहीं करता, फायदा उठाता है। कोई आपका दोस्त नहीं होता, दोस्त आपके। मैंने यही कहा कि उनका वहां तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर उसका सोल्यूशन इंडिया में है। इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इंडिया में जड़ कट जाएगी उनकी। और जितने मॉडरेट सिख बहुत है, 25% बहुत ज्यादा हैं। ये जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं सिख फॉर जस्टिस, ये वो तो छोटी सी माइनॉरिटी है, मगर पैसा होने के कारण, क्योंकि अमेरिका कनाडा में पैसे से पॉलिटिक्स चलती है, तो कुछ कब्जा कर लिया पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो मैंने यही कहा कि उनको कुछ तो दो, उनको लड़ने के लिए कि देखो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ये कर दिया। तो मगर वो करना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि जैसे दलाई लामा का तिब्बत का इशू जो अमेरिका खड़ा कर देता है, कभी दबा देता है। जब निक्सन गया था चाइना में 1972 में, उसका पर्पज ये था कि अब सोवियत यूनियन को खत्म करना है, उसके लिए चाइना को अलग करो, वो कर लिया। अब सोवियत यूनियन 1990 में खत्म हो गई। अब चाइना की जरूरत नहीं, अब तो चाइना टारगेट बन गया। उसका फर्स्ट इंडिकेशन था कि दलाई लामा को नोबेल प्राइज दे दिया, फिर तिब्बत इशू फ्रंट बर्नर पर आ गया। तो कभी खालिस्तान का ये पीछे रखेंगे, कभी आगे रखेंगे। तो यहाँ अपने आप को स्ट्रेंथन करिए। तो ये हमारा जो है मेन जो है, इसको आप भी सपोर्ट करिए, नहीं तो ये चलता रहेगा। ये सिखों को बदनाम करते रहेंगे खालिस्तान। कोई सिखों ने जितनी ये कुर्बानियां पढ़ी नहीं लोगों ने, कितने, करतार सिंह साहबा, ये यही यही कनाडा था, यही अमेरिका था जहाँ गदर मूवमेंट पैदा हुई। 3,000 सिख लोग जो अपनी प्रॉपर्टी, जमीनें, बिजनेस सब बेच के इंडिया में आ गए कि अब तो जो है हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन लाएंगे हम न्यूक्लियर करा के। मगर इतनी इंटेलिजेंस खराब कि अंग्रेजों को पता लगता रहा, आते पकड़ेंगे। और करतार सिंह सराबा 17-18 साल का लड़का जो पढ़ने गया था यूनिवर्सिटी फ्रेजनो में ना, वहाँ कैलिफोर्निया में, उसने अपना गदर मूवमेंट, गदर एक पेपर था जो लाला हरदयाल ने शुरू किया था, तो उसका एडिटर बन गया वो। तो ये लोग सारे अपनी जाने दिए लोगों ने। वो वही जगह जहाँ आज खालिस्तान है, वहाँ जो है मैं गया था अपने फादर इन लॉ के साथ स्टॉकटन में, जो जुलाई 1978 में वो 4 गदरी बाबे आए पुराने सूट पहन के, जो गदर में थे वहाँ पर। तो वो अपने वही पुराने सूट जो पहनते थे, तो उनसे मैं मिला। मेरे पास फोटो वगैरह मिल नहीं रही मुझे, तो मेरे फादर इन लॉ को मिलने आए, सब जानते थे। तो ऐसे माहौल में आप खालिस्तान की बात कैसे सोच सकते हैं? तो मैं इतना ही कहूँगा। मैंने कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, मैं घड़ी तरफ देखता रहा। मैंने डालमिया साहब की तरफ की शक्ल की तरफ देखता रहा तो मैंने कहा मुझे टोक ना दे, कहीं रोक ना दे, सिद्धू साहब आप ज्यादा बोल रहे हैं। तो चलिए डालमिया साहब, नाउ या आपके पास दोनों को, नाउ इट्स अप टू यू।
आई कैन डिस्कवर, जो बाकी चीजें रह जाएंगी आपके आंसर में कवर कर दूंगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी की कहानी सुना दी, और ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज नजर आती है, समझ में आती है कि मिसेस गांधी के पास सोल्यूशन था जो पीसफुल सोल्यूशन बन सकता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये वायलेंट सोल्यूशन खोजा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से फिर आगे हुआ, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना पड़ा। देखिए, एक सिख कौम वो जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए अपना सेक्रीफाइस किया, और एक सिख कौम ये जिन्होंने जबरदस्ती देश को तोड़ने के लिए और संजय गांधी, इंदिरा गांधी की बातों में आकर देश को तोड़ने का उन्होंने प्लान बनाया और खालिस्तान का एक फ्रैंकनस्टीन राक्षस खड़ा कर दिया। और ऐसा नहीं था कि अगर किताब पढ़ेंगे तो किताब में भी लिखा होगा पीसफुल सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, लेकिन जो भी उनके अपने मन में कारण रहे होंगे उन्होंने पीसफुल सॉल्यूशन को नहीं अपनाया, वायलेंट सॉल्यूशन को अपनाया, और उसके बाद का रिजल्ट सबको मालूम है, अक्टूबर के महीने में कि मिसेस गांधी की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, अभी अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो सिद्धू साहब यहीं पे हैं। सिद्धू साहब प्रश्नों के आंसर पूरी अपनी कोशिश करेंगे, सेटिस्फाई करने के लिए आंसर करेंगे। तो हाउस खुला है, आप लोग प्रश्न करना चाहें तो प्लीज कीजिए। एक तो एक्चुअली बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं बाकियों को जवाब दूं, आपने 2-3 चीजें कही, उसका मैं छोटा सा ब्रीफ जो संक्षिप्त रूप से कुछ आंसर देने की कोशिश करता हूँ। एक तो सिख कौम जो है, एक सिख कौम को दोनों सिख कौम नहीं थी। जो खालिस्तानी कहते हैं तो लुच्चे लफंगे उजड्डे आदमी है जो पैसा लेते हैं ऐसे ऐसे, वो कौम नहीं है। जो सिख कौम कहेंगे वो खालिस्तान की बात नहीं करती। तो सिखों क्यों कहेंगे, ये तो अपना मुल्क है, अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएंगे? जो आपने खून से सींचा है वो आपको छोड़ता है आदमी। दूसरी चीज, मिसेस गांधी ने क्यों ऐसा किया, वो तो बहुत आपने अच्छा जिक्र कर दिया, हो सकता था ये क्वेश्चन ना हो। तो मिसेस गांधी के बारे में मैंने लिखा है 2-3 जगह कि गोल्डन टेम्पल के बारे में, अगर वो नहीं चाहती थी, क्योंकि ये अरुण नेहरू ने कहा कि बाद में किसी से इंटरव्यू में कि फूफी डिड नॉट वांट इट, अगर फूफी नहीं चाहती तो किया क्यों? तो मैंने कहा कि शी वॉज द पर्सन एट द टॉप, बक उस वक्त उसी के पास स्टॉप करता है, चाहे वो करे ना करे, जिम्मेदारी उसकी थी। और क्यों जिम्मेदारी थी, ये 2 इंस्टेंसेस मैंने किताब में दिए हैं। एक तो मेरे फादर इन लॉ सरदार स्वर्ण सिंह 3 जून को गए, 1-2 दिन पहले 30 को 4 दिन पहले ब्लू स्टार से, तो जलंधर से आ रहे थे, उनके बहुत आर्मी मूवमेंट है कि, तो उन्होंने मेरे घर से टेलीफोन किया जो है धवन को कि मिस्टर धवन, मैं मिसेस गांधी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसी दिन मीटिंग कर दी। पुराने आदमी थे, उनके खास करीबी थे बहुत वो तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कल आ रहा था, मुझे लगता है कि ये फौज तुम गोल्डन हरमंदिर साहब को घेरने के लिए जा रही हो, मेरी राय ये है कि ऐसा मत करना तुम, ये बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हारी। देखिए मिसेस गांधी के सरदार साहब ऐसा सोच सकते हैं, ऐसी गलती करूंगी मैं, पहले डिसीजन हो चुका था सारा कुछ। मगर फिर उन्होंने साथ ये कहा दूसरे, देखो मुझे पता है कि ये लोग मुझे मार देंगे, पर मुझे उसका कोई फिक्र नहीं, पर मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। इसका मतलब एक माँ जो है अपनी मजबूरी जाहिर कर रही है कि मैं करते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। यही चीज जब कौ साहब और नागरानी साहब ने वो कमांडो ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अप्रैल 1984 में 1 अक्टूबर रोड में ब्रीफिंग करी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मगर ये उनको भी कहा, कौ साहब को भी, देखो मुझे पता है कि ये लोग मार देंगे और ये तो उसके अंदर की मन की बात कहने के लिए जो उनके करीबी थे, कौ साहब से करीब कोई नहीं हो सकता, हमारे फादर ला के, तो मजबूर इनको घेर लिया इन लोगों ने। जो तो राहुल तो सब समझो ठीक है, मगर फौजदार जो अरुण नेहरू टाइप इन लोगों ने, अरुण सिंह ने इनको घेर लिया, दूसरा डिसीजन होने ही नहीं दिया। थैंक यू सर। जो सवाल हो वो चाहे डालमिया जी से चाहे सिद्धू साहब से, जो भी सवाल पूछना चाहता है सिस्टम में अपना हैंड रेस करे, और बारी बारी से मैं अनम्यूट करूंगा और वो अपना सवाल पूछे।
सुरेंद्र कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग सिद्धू साहब, दिस इज सुरेंद्र फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. Though I'm from literature, but I have a keen interest in history, and I've written something, on the role and contribution of Sikhs. When we talk about the partition, given the fact that partition of India was indeed a partition of Punjab, which extended as far as Kashgar in China and the entire Afghanistan and Pakistan during Maharaja Ranjit Singh's regime in 1839, and also keeping in view the disturbing situation in Balochistan and recent civil war-like situation in Lahore that happened 2-3 days before, does the government of India has any plans for a unified Punjab, keeping in view its agenda of Akhand Bharat? Sir. मिस्टर सुरेंद्र कुमार, एक्चुअली जो आपने, मैं हिंदी में अपने आप को रखूंगा, आपने तो अंग्रेजी बोली, मगर ये दालमिया साहब का बहुत इंस्ट्रक्शन है, सख्त इंस्ट्रक्शन कि हिंदी भाषा का प्रयोग करें. मैं बहुत कम मैं समझ गया हूँ. मैं काफी मतलब हिंदी में ठीक बोल लेता हूँ. यूपी में रहा ना 7-8 साल, तो उसमें बहुत सीख लिया हमने. तो ये पुरानी थोड़ी पहले की बात है, मैंने उस चीज को छेड़ा नहीं. मगर बहुत लोग, जैसे आपने कहा है, ये हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं कि रणजीत सिंह की एम्पायर कहाँ तक थी, और 40 साल रूल किया कश्मीर में. अब उसकी बात नहीं करते, उठ गया. और उनके अभी तक बहुत जो डोगरा थे, उनके जो जनरल थे, तो वो तो इंडिया ने पहली दफा जो है तिब्बत में जाके कब्जा कर लिया. तो ऐसी ऐसी चीजें, अपनी हिस्ट्री को दोबारा रीराइट करने की जरूरत है. और क्यों स्किप करेंगे? कुछ चीज़ों तो आपके फख्र करने वाली बात है, इसके लिए तो खुश होना चाहिए आपको. मैं अपने आप को सीमित रखा है इसी खालिस्तान के लिए जो इन्होंने खुद क्रिएट किया. मांगने का क्या है? ये तो मांगने से कुछ नहीं मिलता. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. और रणजीत सिंह ने मांगा थोड़ा था, अपनी स्ट्रेंथ से कब्जा किया. और हर चीज़ जो किसी से मांगने से मांगने से नहीं मिलता कुछ भी. ये आप जानते हैं, हिस्टोरियन आप सब जानते हैं कि आपको अब देश को स्ट्रॉन्ग करिए, क्यों लोगों से मांगेंगे? एक देश आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लोग आपके पीछे हों, तरक्की करें हर चीज में. चाइना में कितनी कर ली तरक्की, उनका अलग सिस्टम है, वो तो ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप है. हमारा एक दूसरा तजर्बा था जो एक बिल्कुल डेमोक्रेसी है. दोनों तरीकों से चल सकते हैं, मगर हुआ नहीं, हो जाएगा. चलिए, मैं इसी पीरियड तक सीमित रखा अपने आप. मृत्युंजय पांडे जी ने हैंड रेज किया है. मृत्युंजय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज. ओके. प्रणिपात्र सिद्धू सर. जी सिद्धू सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पहले के समय में था ना, 1960s या 1950s के समय में, तो हम बेसिकली डिसीजन नहीं ले पाते थे. जैसे अब हमारे यहाँ कोई भी ऑपरेशन होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, किसी दूसरे देश के लिए, या फिर कोई और भी डिसीजन हो, हम मतलब सर उस टाइम पे इतने ज्यादा लेटेंट सर क्यों थे? तो ये अब जो आपके खत्म हो गया प्रश्न, मैं शुरू करूँ ना. जी सर. मैंने एक्चुअली जो लास्ट डिसीजन जो लिया, मिसेस गांधी ने तो बड़ी पक्की तरह फटाफट लिया डिसीजन, हो तो उसका कमी नहीं. मैंने जो लास्ट चैप्टर है वे फॉरवर्ड जो मैंने कहा कि ये तो हुआ, अब आगे करें क्या हम. तो मैंने इस चैप्टर में यही लिखा कि 1984 के बाद जब प्रोग्राम वगैरह हुआ, तो ऐसा माहौल या ऐसी गवर्नमेंट कोई आई नहीं जो इतना बोल्ड डिसीजन ले सके इस चीज़ में कि हम ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठा सकते हैं. कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो कुछ करना ही नहीं था. पहले की जो वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी वो कोalition गवर्नमेंट थी. तो मैंने कहा कि ये प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो है, पहली दफ़ा 2014 में अपने बहुमत से आई, तो 2019 में अपनी बहुमत और बढ़ा दिया. तो मैंने यही कहा कि अगर ये गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएगी तो फिर कभी भी नहीं होगा. अब विश्व में क्या होता है ना. तो इसलिए मैंने कहा, मोदी साहब का नाम नहीं लिया, गवर्नमेंट के लिया. मैं क्यों किसी का, मैं ये बता दूं कि ये मैं किताब ना तो कांग्रेस गवर्नमेंट के, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लिखी है, ना बीजेपी के हक में लिखी है. मैंने बिल्कुल सच बोला है. अब कोई फायदा उठाए या नुकसान पाए तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं. मैंने तो एज ए हिस्टोरियन लिखा. RNW में मैं एनालिसिस ब्रांच का चाइना का 10 साल तक रहा इंचार्ज. तो एनालिसिस में एक टोटल ऑब्जेक्टिविटी होती है. आप अपने आप को मुल्क को बाहर निकालते हैं,
अगर आपके ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं तो मुल्क का नुकसान हो सकता है और जी। डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये इससे किताब एक तरह की असेसमेंट रिपोर्ट है। तो अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं करेगी कभी नहीं हो सकता। अब एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा मोदी गवर्नमेंट को। जी काकू जी, मेरा बस एक आखिरी प्रश्न है आपसे। जी। जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे सर आपका तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है, आपने पूरी सर सिक्योरिटी पूरी इंडिया की आपने सर सब कुछ नहीं, देख मैंने कुछ रखी है। मैंने थोड़ा सा काम किया उस हाँ पर। हाँ जी, हाँ जी सर। जैसा भी है सर, हमसे तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। सर आप पहले ज्यादा आशावादी थे या आप अब ज्यादा आशावादी हैं सर? देखिए, आदमी को पेसिमिस्ट तो होना नहीं चाहिए, जी निराश कभी ना हो। और वो निराश हो गए तो आधी, मगर पूरी पूरी आपकी जो है वॉर समझिए कुछ नहीं, हार गए आप। तो जी जी आशावादी तो रहना चाहिए। आशावादी जहां तक अपने मुल्क के काम है, मुल्क के उसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जी और जो अपनी पुराने की गलतियां हैं उससे कुछ नए लेसन सीखा जाए, तो वो गलती को कैसे ठीक किया जाए, तो ये आगे बढ़ता है। मैं हमेशा ठीक डिसीजन लूंगा, ये भी ठीक बात नहीं है। तो हम्म, लोग सोच के लिए डिसीजन, और लोगों का इसके पीछे सपोर्ट हो। अब मेरे पीछे आप अगर 10, 20, 50 और लग जाएंगे तो लोग सोचेंगे, गवर्नमेंट सोचेगी भाई जो सिद्धू ने लिखा है शायद ठीक ही लिखा हो, मुल्क के जी हक में लिखा हो। जी मैं जी तो बहुत आशावादी रहता हूँ जी हमेशा। सर। जब 10 साल तक मैं बाहर कभी पोस्टिंग में नहीं गई, मेरी लड़ाई जो थी कोई पर्सनल नहीं थी, सेक्रेटरी के कमरे तक होती थी। जो मैं कहना चाहता था कह देता था उसको। और किसी को रिटायरमेंट तक, किसी को अभी तक पता नहीं लगा कि मैं 10 साल बाहर क्यों नहीं गया। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती थी। जी सर। सिद्धू सर, मेरा सर आपसे सिर्फ एक आखिरी प्रश्न है कि जैसे सर जब आजाद हिंद फौज ने, जैसे सर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से अलग है, मैं उसके लिए समझ चाहूंगा, लेकिन प्लीज। सर, हाँ सर, लेकिन जैसे हमने मले और सर वो जीता था जब हमने बर्मा, तो सर बेसिकली वो हमने बाद में सर सरेंडर क्यों कर दिया सर? एक्चुअली ये तो एक स्ट्रेटजिक बात है। मैं बहुत पंजाब में बचपन में भी देखा। मैंने ये तो लिखा इसमें कि आईएनए के जो डिस्चार्ज फौजी थे पंजाब में, वो बहुत अपने आप को फख्र महसूस करते थे, अपने साइकिल पे आईएनए का झंडा चला के घूमते थे सारा दिन। जी तो हम लोग बहुत इज्जत करते थे उनकी। अब जो छोड़ता है या ना छोड़ता है उसको, उसमें जो उसकी पोजीशन, वर्ल्ड वार की पोजीशन जो है, वो जब सभी जगह से रिट्रीट करना पड़ा तो बाकी कब्जा करके क्या करेंगे। एक जी मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ, मैं गलती हो गई जब टोक्यो में पोस्टेड था, भी टाइम है 5-7 मिनट मैं आपको और बतला दूं। तो मिनिस्टर था, तो वहां पर एक ग्रुप था, इंटेलिजेंस ग्रुप, हिक्कारी काइकान कहते थे उसको। जी तो हिक्कारी काइकान बड़ा सीक्रेट, टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस सेल था, जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ लगाए हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगने लगा कि वहाँ एक रैंकोजी टेम्पल है। रैंकोजी टेम्पल में सुभाष चंद्र बोस जी की, वहाँ जाता था मैं कभी कभी, लोग तो वहाँ पर अस्थियां पड़ी हुई हैं जो वो बिलीव करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की है। तो वहीं हमें 23 आदमियों का पता लगा जो हिक्कारी काइकान के लोग थे, तो जो सुभाष चंद्र बोस के साथ घूमते थे, जाते रहते थे, उनकी ड्यूटी लगी थी। तो उनमें से यंगेस्ट तो अंग्रेजी बोलने वाले अकूडा सान थे। उस वक्त 73 साल के थे वो। अपने आप को बेबी ऑफ द टीम कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं सबको मिला, और वहां जाके हर 6 महीने में उनकी मीटिंग होती तो रेगुलरली थी, मुझे बुलाते थे वो। तो वो अपनी डायरी पढ़ा करते थे जापानी में। तो वो बतलाते थे कि ये हमारा आज का एक्सपीरियंस सुभाष के साथ क्या हुआ। तो उनकी आंखों में आंखों से आंसू होते थे। तो मुझे समझ नहीं आती, वे ओकुडा सान बतलाते। सान में हर आदमी की इज्जत करने के लिए ना जापान में सान लगाते हैं, ओकुडा सान, ये वो। तो वो हमसे, तो घर में मैंने बुलाया उनको, एक दो दफा डिनर पे बुलाया। तो उन्होंने, मेरे एम्बेसडर थे असानी साहब, बाकी मेरे दोस्त थे ये आपके जो है शंकर मैनन, और ये त्रिपाठी जी सेक्रेटरी जो आजकल रिटायर हुए। तो वो मैंने बुलाया, तो वो वही गाने गाए उन्होंने, कदम कदम बढ़ाए जा, हिंदी के जितने जी सर। आईएनए के सॉन्ग थे, बड़े जोश से गा रहे थे वो सारे। जी सर। तो उसके बाद मुझे चिट्ठी विट्ठियाँ लिखते रहे, फोटोग्राफ मेरे पास है। हमें ये इतना ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं, मेरे साथ है, मुझे किताब लिखनी चाहिए थी उसके ऊपर। तो वो अब तो एक तरह की कहानी हो जाएगी, पर मैं ऐसी किताबें नहीं लिखना चाहता जिसके साथ मेरे पास ठोस सबूत ना हो। उनसे मैं जी पूछता, कई क्वेश्चन पूछता बना के। और जी ओकुडा सान से अंग्रेजी में, ओकुडा सान की एजेंसी थी सऊदी अरेबियन एयरलाइन की, बहुत दूर नहीं थी हमारे जी दूतावास से। जी तो सर। 1 घंटा 2 घंटे हर हफ्ते लगाता, तो एक किताब बन जाती हमारी।
हाँ तो सर। ये हमें सौभाग्य हुआ सारा। तो बहुत उनके बहुत जोश था उन लोगों में। और जापान में मैं सिर्फ आपको बतलाना चाहता हूँ, 2-3 इंडियन हैं जो सबसे ज्यादा इज्जत होती है। एक तो जज पॉल, जो टोक्यो ट्रायल हुई थी ना, जी एक जज पॉल इंडिया के थे, जज पॉल। तो वो अकेले अकेले ने ये डाइसेक्टिंग जजमेंट दी कि जो जापानी वॉर क्रिमिनल्स हो कॉल्ड, उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई गलती नहीं करी। दे वर ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, और ओके। उनको ऑलमोस्ट देवता स्वरूप मानते हैं। जी दूसरे चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, वो बहुत पॉपुलर, सब जानते हैं। और जी तीसरे गांधी जी। बाकी सब पीछे हैं। जी जी। धन्यवाद जी सर, बहुत सर। बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। सर एक मेरा सवाल है, आपके असेसमेंट में जर्नैल सिंह भिंडरावाले संत थे या आतंकवादी? आपका जो कहा सर। बड़ा आपने टिकलिश क्वेश्चन किया। मुझे वो तनख्वाहियाँ डिक्लेयर कर देंगे, और हरमंदर साहब में बर्तन मांजने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए बुला लेंगे। चलिए, मैं को Can डरता I था। can I answer this? मैं करूंगा, ऐसी क्या बात है, मैं डरता थोड़ा हूँ किसी से। मैं डरने के लिए थोड़ा किताब लिखी। देखिए, वो जो थे बड़े बहुत ही पहुंचे हुए काबिल थे वो। और ये जो है दमदमी टकसाल कहते हैं इसको, जो गुरुद्वारा चौक मेहता जो है, जहाँ के वो हेड थे। ही वॉज द 14th हेड, 14वें हेड थे वो। और जी सर। दमदमी टकसाल, टकसाल का वर्ड है मिंट, जहाँ पर पुराने, आजकल तो मिंट में नोट कागज के भी बनते हैं, मगर जो मिंट पुराने जमाने में होती थी, तांबे और सिल्वर और सोने के सिक्के, तो जो एक स्टूडेंट्स को वो सिक्के में ढाल देते थे। तो जो सिखों की स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ साहब हैं और किताबें हैं, उनका ट्रू मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे पॉपुलर पीपल थे, जो बहुत नॉलेजेबल थे। तो इसलिए जब चौथे संत करतार सिंह जो है, वो एक्सीडेंट में गुजर गए, काफ़ी बीमार हो गए, मरने बन गए। मरने से पहले उन्होंने अपने लड़के अमरीक सिंह की जगह ये भिंडरां वाले को अपना सक्सेसर बनाया। तो उनकी काबिलियत को देख के मैं उनको संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उस स्टेज तक कहूँगा मैं। मगर एक संत अगर बहुत घाघ पॉलिटिशियंस, जैल सिंह और अनस्क्रूपलस पर्सन लाइक संजय गांधी के हाथ में चढ़ जाए, तो संतगिरी उसकी खत्म हो जाती है उस स्टेज पे। तो जब 1978 के बाद वो सिर्फ मेरे लिए किताब में भिंडरां वाले लिखे, और संत का नाम मैंने कहीं लिखा नहीं। और मैंने ये भी लिखा इस किताब में कि पिछले साल जो है, जब इसी गोल्डन टेम्पल के गुरु अर्जन थे हमारे 5th गुरु, जो पढ़े होंगे आपका, जो गुरु को सेक्रीफाइस कर दिया गया, उनकी वो उन्होंने मुस्लिम इस्लाम धारने से कबूल करना बंद कर दिया, तो लाहौर में उनको तसीहे दे के मारा गया। तो उनका दिन 5 जून को मनाया जाता है हर साल। और छबील वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक और रूह अफ़ज़ा दूध में डाल के आपके पिलाते दिखे होंगे आपको सड़कों के ऊपर। तो वो दिन मनाते। तो गुरु साउथ हॉल गुरुद्वारे में पिछले साल, जो उससे पहले जब ये दिन आया, उन्होंने गुरु अर्जन साहब का तो किसी को फोटो का तो पता नहीं, वो तो जो जैसा आता हर आदमी लिख देता है, तो भिंडरा वाले की फोटो लगा दी साथ में। मैंने ये लिखा अपनी किताब में कि आप जो है, ये भिंडरा वाला उसका कैसे बराबर कर सकता गुरु अर्जन को। गुरु अर्जन ने गुरु ग्रंथ साहब कंपाइल किया, गुरु अर्जन ने हरमंदिर साहब कंप्लीट किया, और अपनी जान दे दी सिखिज्म के, हिंदुइज्म के लिए। एक ने तो इतना किया, दूसरा भिंडरा वाले ने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई तो बराबर क्यों खड़ा कर दिया? अगर उसका मनाना है दिन किसी और दिन मना लो, और उस दिन मनाओगे तो पता नहीं कौन कौन आएगा कि नहीं आएगा। इतनी हिम्मत की है हमने किताब में, ऐसे डरने की क्या बात है ना? जी सर, थैंक यू सर। सुरेंद्र जी, आपका कोई सवाल था? बीच में मैंने टोक दिया था, आपका कुछ सवाल? नहीं, सॉरी, वो मेरे मुंह से अंग्रेजी निकल जाती है। नहीं बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, क्या बात। मगर आभारी डालमिया, हूँ। डालमिया जी दोबारा नहीं बुलाएंगे आपको फिर। नहीं। तो भिंडरावाला जी के बारे में ही मैं कुछ बोल रहा था। वो वाकई संत थे और रिलीजियस मैन थे। वो तंबाकू फ्री स्टेट चाहते थे, लेकिन जैसा सिद्धू सर ने बताया है कि वो उस टाइम की जो पॉलिटिकल रेजिम थी, उन्होंने आर्म्ड करके उसको डेलिबरेटली और डिफेम कर दिया। बाकी वो उनका व्यक्तित्व जीवन अगर हम देखें तो वो किसी
साधु से कम नहीं था। मैं एग्री करता हूँ इसको, मगर वही है ना कि ऐसे घाघ आदमी जो है, कोई अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनका कोई ये प्रिंसिपल थोड़ा होते थे, मगर इमरजेंसी से पहले कुछ लीडर ऐसे होते थे। बाद में तो ऐसे लीडर का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और यस मैन यस वोमन वही हो गए सारे। और उनको अपने जीवन में मुझे कई चीजें लगता है कि कई चीजें उन्होंने नहीं की और कुछ लोग औरों ने करी। जैसे कि मैंने अपनी किताब में लिखा नहीं है, जब 1985 में 5-6 हिंदू बस से निकाल के मार दिए थे ना, तो के बीच में, सॉरी सर। हाँ, उसमें मैंने ये भी किसी सीनियर अफसर से कहा उस दिन आके कि ये मैं बिलीव नहीं करता कि कोई सिख इनोसेंट हिंदूज को मारेगा, ना ही भिंडा वाले मारेंगे, इनोसेंट को नहीं मारेंगे। जितने भिंडा वाले ने आदमी मारे या मरवाए, वो उनके रास्ते में आए या उनको किसी तरह का नुकसान करने के लिए किया। जैसे कि अठवाल डीआईजी थे ना, 25 अप्रैल को मारे गए, तो उन्होंने उनके कुछ लोगों को मरवा दिया था, छोड़िए, मगर एक इनोसेंट को, तो वो जब जरूरत होती थी, कुछ ऐसे लोग, हो सकता है भाई किसी ने खड़े किए हो जो चाहते हो कि अब थोड़ी शांति हो गई और खड़ा कर दो कोई मसला, तो ऐसे लोगों ने भी इस चीज में घुसा, तो वो भिंडा वाले ना तो ऑन करते थे ना डिसऑन कर देते थे, तो सब उसकी झोली में पड़ जाते थे। क्या किया जाए, संत जो है वो ऐसे चक्कर में घुस गए लोगों के, अपनी संतगिरी तो भूले अपनी, मगर वो हमें बुरा लगता है उनके लिए। ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ उनका रोल लिखने के लिए, तो वो इतनी किताब में इतनी चीजें लिखी नहीं जा सकती। जी सर, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री आर.एस. डालमिया जी से कि इस आज की श्रृंखला के समापन के आदेश दें और अपने वक्तव्य कहें। श्री डालमिया जी। मैं सिद्धू सर का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आज उन्होंने हमारे साथ शामिल होके और खालिस्तान के इतिहास के बारे में हम सबको बताया, और इतने अच्छे तरीके से बताया कि समय सीमा पार होने के बावजूद इंटरेस्ट लोगों का बना रहा, और मेरा तो खुद का जरूर बना रहा, मैं तो इतना जरूर कह सकता हूँ। और आप एक दफा कॉफी द्वारा पिला दीजिए, द्वारा बात कर लेंगे आपको किसी तो आज की श्रृंखला के लिए, आज की कड़ी के लिए मैं सिद्धू सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार मानता हूँ। और फिर कभी अगर मौका मिलेगा किसी और कड़ी के लिए, तो मैं सिद्धू सर को दोबारा इनवाइट करने के लिए पूछता हूँ। सर आप जरूर आएंगे अगर कोई और कड़ी में? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए आगे की 5 कड़ी लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी बात करेंगे। भारत ने जो 5 युद्ध लड़े हैं उनके बारे में अलग अलग हर बार बताएंगे, और परमवीर चक्र विजेता जो रहे हैं उन युद्धों में उन योद्धाओं का, उन वीरों का क्या शौर्य प्रदर्शन था जिसकी वजह से उनको परमवीर चक्र मिला, और जिनकी वजह से वो जो युद्ध थे उनमें हमें कामयाबी मिली। और उसके आगे की जो कड़ियां हैं उसमें प्रोफेसर जगबीर सिंह जी बात करेंगे पंजाब की ज्ञान परंपरा की, श्री गुरु नानक देव जी से लेके किस तरीके से हमारे गुरुओं का डेवलपमेंट हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी तक का, कहाँ कहाँ इन गुरुओं ने हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और सेक्रीफाइस किया, अपना बलिदान दिया। और उसके बाद हम आगे इतिहास की बात करेंगे। संजय दीक्षित जी हमसे जुड़ेंगे कश्मीर के इतिहास के बारे में। एक विनोद जी, आपने नाम सुना होगा, स्ट्रिंग चैनल चलाते हैं, वो हमसे जुड़ेंगे कि जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे देश में करप्शन हुआ उसकी कहानी बताएंगे। ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का जो करप्शन हुआ अनफॉर्चुनेटली, उसकी कहानी बताएंगे। और उसके आगे के लिए मैं और वक्ताओं को जोड़ा। हाँ, एक वक्ता और हैं, श्री यशभान जी। ये हमको बताएंगे हमारे जो अर्बन नक्सल्स हैं, हमारे जो भारत के तोड़ने वाले फोर्सेस हैं,
वामपंथी हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, नक्सलवादी हैं, जिहादी हैं, इनका क्या रोल हमारे देश को तोड़ने में रहा है और कैसे हम इन लोगों को फाइट कर सकते हैं। तो आगे की जो कड़ियां हैं इस श्रृंखला में, ये कड़ियां अभी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं, समय धीरे धीरे निश्चित करेंगे। ये क्लियर है कि आगे की 5 कड़ी भारत के युद्धों के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल साहब रामेश्वर यादव जी हमसे इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको जय हिंद। आप सबको याद रखना पड़ेगा, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। हम जो भी सीख रहे हैं आज इन कड़ियों में, हम जो भी सीख रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे की लाइफ में हमें क्या करना चाहिए राष्ट्र हित के लिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे राष्ट्र का नुकसान हो। तो मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। जय हिंद दोस्तों। सर, थैंक यू। नमस्कार सर।